हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? क्या चल रहा है? सॉल्यूशंस के कुछ सवाल तुम कर रहे हो और सॉल्यूशंस आसान चैप्टर, बढ़िया चैप्टर है और सवाल पूछता है। जेई एडवांस लेवल पर अक्सर इस पर सवाल बनाता है और उसका रीजन भी है। रीजन ये कि इस चैप्टर के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस चैप्टर के अंदर सवाल बनाने के स्कोप बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि सवाल मुश्किल बनेगा, लेकिन सवाल बनाने का स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि एक अच्छा पोर्शन वेपर प्रेशर से रिलेटेड है जिसमें वो ट्रेडिशनल सवाल बना सकता है, जिसमें पीटी से रिलेटेड बातें, एक्स से एक्सबी को यूज करके टोटल वेपर प्रेशर निकालना, फिर मोल फ्रैक्शंस वेपर फेज में निकालना, उसके बाद उसको फिर से कंडेंस करके लिक्विड बनाना, फिर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना। आप समझ रहे हैं? कुछ इस तरह की चीजें जो, और फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में केस ऑफ इवेपोरेशन और केस ऑफ कंडेंसेशन को भी डिस्कस किया था, जिस पर सवाल वो हमसे पूछ सकता। इनफैक्ट आज एक आध सवाल इसके ऊपर भी देखेंगे कि जब हमारे पास इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर होता है तो उस टाइम पर वेपर प्रेशर्स के कैलकुलेशंस या फिर वेपर फेस के अंदर वेट्स के कैलकुलेशंस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वो कैसे किए जाते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यानी एक अच्छा पोर्शन है जिस पर वो ट्रेडिशनल सवाल वेपर प्रेशर से रिलेटेड बनाता। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा निकल के आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तुम्हें पता है 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो उसके पास फिर से स्कोप बनता है अलग अलग तरह के सवाल बनाने का। और उसके बाद फिर इन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ वो वैन ऑफ फैक्टर को जोड़कर भी सवालों को अपने हिसाब से दुरुस्त कर सकता है। तो मुझे ऐसा, और फिर अच्छी बात यह है कि इन सवालों को वो यूज कर सकता है किसी और चैप्टर के साथ लिंक करके, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया या फिर सॉलिड स्टेट हो गया, किसी भी चैप्टर के साथ आपस में लिंक कर सकता है। तो ये एक अच्छा चैप्टर है जिसमें चीजें सीधी हैं। इसलिए ये चैप्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये तैयार होकर जाना चाहिए कि भाई इस पर अगर जेई एडवांस वाला सवाल बनाता है तो ये सवाल तो मुझे करने हैं, इसमें मैं कोई मक्कारी नहीं करूंगा, तसल्ली से सवाल को पढ़ूंगा। सवाल को देखकर डरने की आदत हमारी खत्म हो चुकी है। ठीक, चलिए तो इसी को लेकर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। एक आध सवाल जरा सा करते हैं, जरा समझते हैं इन चीजों को। अब जैसे ये सवाल आपके सामने, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी तुम करते हो, और फिर समझते हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखिए सर, ऐसा है, एक एक्वस सोल्यूशन बनाना चाह रहा हूं जिसमें मैं 0.1 मोल सोल्यूट को जोड़ूंगा, 1.8 किलो पानी में डालकर एक सोल्यूशन बढ़िया तैयार करूंगा। तो मैंने कहा चलिए बिल्कुल कर ले सकते हैं आप ऐसा, लेकिन सोल्यूट के बारे में मैं आपको बताऊं कि 90% डिसोसिएटेड है ये सोल्यूट। यानी सोल्यूट जो है 90% डिसोसिएट करता है जब आप उसको पानी के अंदर डालते हैं। तो मैं समझ गया भाई, यहां पर हमें कुछ वैन टॉप फैक्टर से रिलेट करनी है चीजों को। और द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो दे रखा है, और साथ ही साथ प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो भी दे रखा है। यानी कि बहुत सीधा सवाल है, हमें साफ साफ समझ में आता है कि हमें बताना है नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट, यानी एक फॉर्मूला यूनिट में कितने आयंस बनेंगे। तो यानी ये सीधी सी बात है, वो सॉल्ट अगर ए बी है तो ए और बी बनेंगे, यानी दो लोग बनेंगे। अगर वो सॉल्ट ए बी टू है तो ए और दो बी बनेंगे, तो तीन लोग बनेंगे। आप समझ रहे? तो वो सॉल्ट के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने आयंस में ब्रेक कर रहा है। तो मैं एक जनरल इक्वेशन ले लेता हूं। मेरे हिसाब से एक जनरल इक्वेशन ये होनी चाहिए कि मेरा जो सॉल्ट है, सपोज वो ए एन है, बात ही खत्म हो गई। जो मेरा सॉल्ट है वो ए एन है, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, और ये एन लोगों में टूट रहा है, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ये सॉल्ट हमारा एन लोगों में डिसोसिएट कर रहा है। अब ऐसे में अगर मैं वैन टॉप फैक्टर की बातें करूं तो एकदम साफ समझ में आता है कि एन का अगर आपने एनए में ब्रेक कर दिया तो इसके जो इनिशियल मोल्स हैं वो आपने 0.1 ले रखे। ठीक है, तो 0.1 अगर इसके इनिशियल है तो ये तो था नहीं, और फिर अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आप बता रहे हैं 90% डिसोसिएट करता है, तो दिस इज 1 माइनस 0.9, और ये कितना बन जाएगा? एन, ये हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 0.9 इंटू एन। क्लियर? समझ में आया? यानी एक आदमी के टूटने से एन बनता है, तो 0.1 इंटू 0.9 कितना हुआ? 0.09 के टूटने से कितना बनेगा? एन टाइम्स 0.09। ठीक है, तो ये हमारा वैन ऑफ फैक्टर है। यानी वैन ऑफ फैक्टर निकल आएगा यहां से, हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पता चल गए। मोल्स ऑफ सल्यूट जो होंगे डिसोसिएशन के बाद वो इतने होंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं तो टोटल मोल्स कितने निकल के आएंगे? दिस इज 0.1 माइनस 0.09 प्लस 0.09 एन।
ये हमारे पास टोटल मोल्स, सल्यूट के टोटल मोल्स ये। तो अब आपको जो करना है कर लीजिए सर। देखिए ऐसा है, बड़ा साफ समझ में आता है कि हमारे पास पी नॉट भी गिवन है, हमें पी एस भी गिवन है, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, जो पी नॉट है अगर वो 60 और जो पी एस दे रखा है वो हमें दे रखा है 50, कहाँ गया, 59.724। तो अगर पी एस गिवन हो, पी नॉट गिवन हो, और आपको कुछ सल्यूट सॉल्वेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला मत लगाया करिए। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये इसकी वैल्यू होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? ये इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो अब अगर इसकी ये वैल्यू है तो ऐसे में आप समझ रहे होंगे पी नॉट पी एस तो गिवन है, ये तो ठीक। इधर जो है वो मोल्स ऑफ सल्यूट ऊपर भी है, मोल्स ऑफ सल्यूट नीचे भी। अब दिक्कत क्या है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मतलब सॉल्व कर सकता हूं मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अननेसेसरी मेरे कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि सल्यूट का टर्म ऊपर भी है, सल्यूट का टर्म नीचे भी है। तो अब आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्यूट के टर्म्स के अंदर कोई चीज जो आपको अननोन मिलती है, जैसे यहां एन है, वो एन ऊपर भी आएगा, वो एन का टर्म नीचे भी आएगा, फिर आपको एन के टर्म्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। मतलब मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं, गणित लगा रहा हूं कि मुझे कैलकुलेशन करने में शायद थोड़ी ज्यादा मुश्किल लगेगी। लेकिन इसी का एक और अच्छा फॉर्मूला तुम्हें भी बताया गया है, और वो अच्छा फॉर्मूला ये कि चलिए ठीक है, ये तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन एक और फॉर्मूला बताया गया है, वो है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। दिस इज नॉट रिलेटिव लोवरिंग, ये रिलेटिव लोवरिंग नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये बिल्कुल सीधा, इसमें कोई असम्पशन नहीं लिया गया, बिल्कुल सीधा फॉर्मूला। लेकिन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, दिस इज नॉट रिलेटिव लोवरिंग, ये रिलेटिव लोवरिंग नहीं। ठीक, इसमें फायदा क्या? फायदा ये कि सर इसमें सल्यूट के अंदर अगर एन का टर्म आता है तो सॉल्वेंट के अंदर तो नहीं है, सिर्फ सल्यूट के अंदर है, तो वहां सीधे एन सॉल्व हो जाएगा सर। वहां पर एन को पहले ऊपर नीचे दाएं बाएं करना पड़ेगा, एन को इकट्ठा करना पड़ेगा, इकट्ठा करने के बाद एक वैल्यू एन की सॉल्व करेंगे। सिर्फ मैथ्स में थोड़ी सी तकलीफ होगी, तो इसलिए बेस्ट ये है कि हम यहां पर जो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं वो यही यूज कर लेते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन सल्यूट डिवाइडेड बाय एन सॉल्वेंट। ये ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं और डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, खेल खत्म करते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला? पी नॉट है हमारा 60 और ये दे रखा है 59.724 डिवाइडेड बाय 59.724 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हो जाएंगे वो सर जोड़ चुके हैं आप, 0.1। ये कितना आ रहा है? 0.01 और ये 0.09, तो दिस इज 0.01 प्लस 0.09 n अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने होंगे? 1.8 kg है, तो इसका मतलब ये 1800 ग्राम हो गया डिवाइडेड बाय 18। समझिएगा बात को। अब इस पूरे इक्वेशन में देख लीजिए, जो भी गणित लगानी है वो सीधी है, मतलब आप सीधे यहां से एन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एन कैलकुलेट करने में ठीक है, समय तो लगेगा। अब इसको कैलकुलेट तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे और उससे आंसर निकालेंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, और एन की वैल्यू कैलकुलेट करने से 5 आ जाएगी। तो ये अच्छा सवाल है, जिसमें अब ये ऐसे भी हो सकता, तुम सुन रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा था? मैं कह रहा था अगर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट करोगे तो जो राइट हैंड साइड बनेगा उसमें ऊपर सल्यूट के मोल्स आएंगे, उसमें भी एन आएगा, फिर नीचे भी सल्यूट के मोल्स आएंगे, उसमें भी एन आएगा, प्लस ये 100 आएगा। समझ रहे हैं? तो वो एन को फिर आपको दाएं बाएं करके इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर एन सॉल्व करना पड़ेगा। यहां क्या है, यहां सीधे सीधे आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उस 0.01 को इधर भेजा और आपका डायरेक्ट आंसर निकल गया सॉल्व होने के बाद। क्लियर? ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलिए, तो इसका आंसर एक बार देख लीजिए, n इज इक्वल टू 5। बहुत बढ़िया। और आगे बात करते हैं, यहां बात करते हैं, यहां क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार नोट कर लो भाई ये सवाल भी।
1.5 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन 150 ग्राम ऑफ वाटर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.165, यानी हमें फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन दे रखा है। सो दिस इज डेल्टा टी एफ जिसकी वैल्यू है 0.165। ठीक, अब हो क्या रहा है कि 150 ग्राम वाटर है और आपने 1.5 ग्राम एसिड को डिसॉल्व किया है। तो अब देखिए जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये एक वीक एसिड है, तो इसकी कुछ अपनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, है ना। तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मुझे कैलकुलेट करनी। तो जैसा अभी हम कर ही रहे थे कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई वीक एसिड है, मान लीजिए ऐसे ही ले लेते हैं HA, एक मोनोबेसिक वीक एसिड है, तो ये H प्लस प्लस A माइनस में ब्रेक करेगा। तो अगर इसके मोल्स इसके अगर मैं वैन टॉप फैक्टर की बात करूं तो इस आदमी का जो वैन टॉप फैक्टर है वो 1 प्लस अल्फा। क्लियर है। डिसोसिएशन के केस में निकाल सकते हो तुम। डिसोसिएशन के केस में वैन टॉप फैक्टर की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा से निकाली जाती है। तो जो वैन टॉप फैक्टर है वो 1 प्लस अल्फा है क्योंकि एन की वैल्यू 2 है, क्योंकि ये दो लोगों में टूट रहा है। तो अगर ये दो लोगों में टूट रहा है तो एन की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 रखते ही आपको वैन टॉप फैक्टर 1 प्लस अल्फा मिल जाए। ठीक, तो अब अगर मैं इससे निकालना चाहता हूं कि भाई साहब आपका जो है वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, तो मेरा आंसर आएगा 0.165। दिस इज इक्वल टू आई, दैट इज 1 प्लस अल्फा इंटू के एफ, जो कि हमें सवाल में दे रखा है 1.86 आई के एफ इंटू मोलालिटी। और मोलालिटी में मोल्स ऑफ सल्यूट आएंगे 1.5 ग्राम है, तो इसके मोल्स आ जाएंगे इतने, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट है 150 ग्राम पानी है तो 150 बटा 18, नहीं हमें तो ये वेट ही चाहिए होता, तो ये 150 डिवाइडेड बाय 1000, ये किलो में हमने पानी रख दिया, तो ये मोलालिटी आ गई। अब इस पूरे खेल में आप समझ रहे गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये है कि सर इस पूरे खेल में दो बातें गड़बड़। एक तो ये गड़बड़ है कि हमें एम भी नहीं पता, और एक गड़बड़ ये है कि हमें अल्फा भी नहीं पता, और हमें अल्फा ही निकालना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से एम का अंदाजा लगेगा। अब देखो फिर वही है, सिंपल सवाल था, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है मोल कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके, तो लेकिन उसने सिंपल रखा है। उसने कहा भाई देखिए ज्यादा नाटक मत करिए, आपको एम की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो अब आपको जो दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है उस दूसरी इंफॉर्मेशन से आप एम की वैल्यू निकाल लीजिए, बस खत्म, इतना काम करना है, और उसको उठा के वापस पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब एम की वैल्यू एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एम की वैल्यू क्या निकल के आएगी। सर अगर आप एम की वैल्यू निकालते हैं तो वो ये कह रहा है कि ये जो एसिड है उसका 37.5 ml जो एसिड आप ले रहे हैं उस एसिड का 0.5 ग्राम जो है वो इतना NaOH को कंज्यूम करता है। अब क्योंकि मोनोबेसिक एसिड है तो रिएक्शन भी बड़ी सीधी है कि मेरा एक मोल तुम्हारा एक मोल, यही यही बात समझ में आती। दोनों मोनोबेसिक और मोनो एसिडिक बेस आपने लिए, तो सर ये सिंपल रिएक्शन हो गई कि जो मोल्स ऑफ NaOH होंगे, मोल्स ऑफ NaOH जो कंज्यूम हुए, दे मस्ट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl। और NaOH के मोल्स कितने दे रखे हैं सर, आपने दे रखे हैं 37.5 इंटू 1/10, ये इसके मिली मोल्स होंगे क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है। तो ये हो जाएंगे हमारे मोल्स ऑफ HCl, नहीं HCl मत लिखें, HCl नहीं लिखना चाहिए, HA, ये वीक एसिड HA। तो HA का 0.5 ग्राम दे रखा है, तो दैट मीन्स 0.5 अपॉन मोलर मास HA का, ये मान लेते ये मोल्स हो गए और ये आपके मिली मोल्स हो गए, तो ये आपका M दे देगा। तो यहां से M सॉल्व कर लीजिए। M की वैल्यू कितनी आएगी, M की वैल्यू निकल के आएगी 0.5 इंटू 1000 इंटू 10, है ना, डिवाइडेड बाय 37.5, ये M आ जाएगा। तो इसको एक बार जरा सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व करके देखो कितना आता है। 0.5 इंटू 133 आ रहा है। तो यहां से जो M निकल के आ रहा है वो 133.3 आ रहा है, ये M आ गया। और इस M को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। जब आप M को उठा के यहाँ पुट करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, और वहां से आप अल्फा निकाल लीजिएगा। तो जो भी कैलकुलेशंस आ रही वो कैलकुलेशंस आपके सामने है, यहां से आप अल्फा, ये जो M निकल के आ रहा है इस M को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। अब आपके पास एक ही अननोन, वो है अल्फा, और यहां से ये अल्फा जो है अब सॉल्व हो जाएगा। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू अब निकल आएगी। क्लियर है।
तो अब यहाँ पर भी देखो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यही है कि सवाल को उसने जो है थोड़ा सा टाइट्रेशन से, मूल कॉन्सेप्ट से लिंक किया है, तो इसको भी सवाल को किसी और तरह से भी जो है वो और अलग तरह से बना सकता है, सवाल को किसी और तरह से भी पूछ सकता है। तो चीजें सीधी हैं, है ना, कुछ कुछ और तुम देख रहे हो मैंने जानबूझ के ही सवाल वो दिखाए तुम्हें जो ज्यादातर सवाल ऐसे हैं जो एक कैटेगरी के, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के सवाल हैं और जिसमें सब कुछ एक जैसा ही चलता है, एक जैसा मतलब सोच बड़ी साफ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के सवाल, वैन टॉप फैक्टर को मिलाकर सवाल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मिलाकर सवाल, सब एक जैसा ही। तो जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हें जब सवाल दिखेगा तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा, है ना। चलिए और बात कर लेते हैं। इसमें आंसर 18.34 है, वो कैलकुलेट कर लेना, परसेंटेज में दे रखा है ना। यहां आते हैं, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल, जैसा कि मैंने बताया भी था कि मैं इमिसिबल के केस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा हूं। इमिसिबल, एक बार नोट कर लो सवाल को। यहां पर देखो ये कह रहे हैं कि मेरे पास जनरली बोला भी यही जाता है, जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं वो वाटर के साथ इमिसिबल होते हैं। तो अब जब इमिसिबल होते हैं तो मिलाने का क्या मतलब बनता है? तो देखिए, मिलाने का मतलब तो ये बनता है कि जब आप दोनों को मिलाते हैं तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रह जाता है और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाता है। तो ऐसे में वेपर्स जो बनती हैं वो हमेशा किसकी बनती? वेपर्स हमेशा उसकी बनती हैं जो ऊपर, नीचे वाले को तो उड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो जो भी उन दोनों के मिक्सचर में ऊपर है वही ऊपर उड़ेगा, खत्म। लेकिन ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं नीचे वाले को भी उड़ने का मौका देता हूं, यानी कुछ ना कुछ एजिटेशन डेवलप करके, चम्मच से हिलाकर या फिर ट्यूबर से हवा फूंक कर, समझ लो खिंच अंदर उथल पुथल मचा देता हूं। तो जब अंदर में उछल पुथल मचाता हूं तो जो नीचे वाला आदमी है वो ऊपर आता है और ऊपर वाला आदमी नीचे भी जाता है, समझ लो खिचड़ी बनी है। तो फिर नीचे वाले को भी ऊपर उड़ने का मौका मिलता है और ऊपर वाले को भी उड़ने का मौका मिलता है। यानी ऐसा नहीं है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे पड़ा रह जाएगा और जिसकी कम है वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने एजिटेशन डेवलप किया है, उसके अंदर हलचल मचा रखी है, जिसकी वजह से नीचे वाला आदमी जिसकी डेंसिटी ज्यादा भी है वो भी ऊपर आएगा और उससे भी मॉलिक्यूल्स उसके भी इवेपोरेट करेंगे। यानी एक चीज तो क्लियर है, भले ही ये लिक्विड फेज में मिक्स ना हो रहे हो लेकिन वेपर्स दोनों लोगों की बनती। यानी अगर इमिसिबल लिक्विड्स का केस आप कर रहे हैं तो उस इमिसिबल के लिक्विड्स के केस में जो बात हमें ध्यान रखनी होती है वो ये है कि जब मान लीजिए ये हमारा बर्तन, और इस बर्तन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस बर्तन में आपने एक इमिसिबल सिस्टम बना रखा है। इमिसिबल सिस्टम कैसा सिस्टम है? जिसमें आपने दो लिक्विड्स मिलाए जो दोनों हमारे इमिसिबल, ठीक है, दोनों इमिसिबल है, मैं मानता हूं बात को, लेकिन आपने एजिटेशन डेवलप करके दोनों लोगों को इवापोरेट होने का मौका दिया, दोनों लोगों को इवापोरेट होने का मौका दिया। और जब दोनों लोग इवापोरेट होंगे तो ऐसे में जो वेपर्स बनेंगी उन वेपर्स में वो तो होगा ही जो ऊपर है, साथ में जो नीचे था वो भी इवापोरेट होगा और वेपर्स में आपको वो भी दिखाई देगा। यानी एक चीज तो क्लियर है कि जो हमारा लिक्विड का मिक्सचर बनाया है आपने, जो इमिसिबल सिस्टम है, दिस इज इमिसिबल, ये इमिसिबल सिस्टम क्या तैयारी, ये जो आपने इमिसिबल सिस्टम बनाया है उसमें ये तो ठीक है सर, दोनों लिक्विड्स मिक्स नहीं होंगे, बट जो वेपर बनेंगी उन वेपर में ए भी होगा और बी भी होगा और इन वेपर्स का जो टोटल प्रेशर होगा वो पीए नॉट प्लस पीबी नॉट से निकाला जाएगा। क्यों ऐसा? क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू तो वन है ना। लिक्विड फेज में जब दोनों मिक्स ही नहीं हो रहे हैं तो एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू क्या ली जाएगी सर? तो दोनों अलग अलग लिक्विड्स हैं सर, दोनों मिक्स ही नहीं होते, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो ऐसे में एक्स ए को भी वन मानिए, एक्स बी को भी वन मानिए, तो जो टोटल वेपर प्रेशर निकल के आएगा वो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी के हिसाब से सिर्फ पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट निकल के आएगा। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि ये जो वेपर प्रेशर है, आप समझिएगा बात को, ये जो वेपर प्रेशर है ये इंडिविजुअल वेपर प्रेशर से बड़ा है। दिस पीटी इज ग्रेटर देन पी ए नॉट। ये क्या बता रहे हैं सर? हाँ हाँ हाँ, वो है, बिल्कुल है, वो तुम्हें पता ही कि जब पीटी की वैल्यू दोनों का सम है तो इसका मतलब पीटी पी नॉट से भी बड़ा होगा और पीटी पीबी नॉट से भी बड़ा होगा। तो इससे इससे क्या फर्क पड़ रहा है? बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं कि जब ये दो लिक्विड्स अलग अलग पड़े हुए थे, अलग अलग, जब ये दो लिक्विड्स अलग अलग पड़े हुए थे तो उनका अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर था। जब इन दोनों को आपने मिला दिया तो मिलाने के बाद इनका सिस्टम का एक नया वेपर प्रेशर तैयार हुआ। आप समझ? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास, समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए मेरे पास ये एक लिक्विड है ए, एक लिक्विड है बी,
और एक लिक्विड है आपका ये मिक्सचर, जो इमिसिबल मिक्सचर, ठीक है। अब बात क्या कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मान लीजिए ए का जो वेपर प्रेशर है वो हमें गिवन, हमें पता है, ठीक। तो मान लीजिए कोई भी टेम्परेचर ले लेते हैं, आप ए हमारा मान लो वाटर ले लेते हैं, है ना, यही सवाल ले लेते हैं, और ये हमारा नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, है ना। अब ये हमारा मिक्सचर 372 केल्विन पर ये मिक्सचर बॉयल कर रहा है ना। अब दोनों लोगों के बॉइलिंग पॉइंट हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसे समझने की कोशिश करना कि अगर ए की बात करें तो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी ए का जो टेम्परेचर है मान लीजिए 40 डिग्री, तो इस 40 डिग्री पर ए का कुछ वेपर प्रेशर होगा, हाँ, तो कुछ होगा, मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं 0.3 एटीएम ऐसे ले लिया, और यही बी का जो वेपर प्रेशर है वो उस 40 डिग्री पर होगा कुछ, मान लीजिए 0.1 एटीएम। लेकिन अगर आप इन दोनों को मिला चुके हैं, इन दोनों को मिलाएं, तो जो सिस्टम तैयार होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो 0.3 प्लस 0.1 दैट इज 0.4 एटीएम होगा, क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। क्लियर है? यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड की सिचुएशन ये। क्या 40 डिग्री पर पानी उबल रहा है? नहीं सर, पानी बॉयल नहीं करेगा, क्योंकि बॉइलिंग तब होती है जब वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, और यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत दूर। क्या ये बॉयल कर रहा है? नहीं नहीं। क्या ये बॉयल कर रहा है? नहीं, कोई बॉयल नहीं कर रहा है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाकर, ऐसे ही बोल रहा हूं, 80 कर दिया, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़कर 0.6 एटीएम हो गया सपोज, और इसका वेपर प्रेशर बढ़कर मान लीजिए 0.3 एटीएम हो गया, और इन दोनों के मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़कर 0.9 एटीएम हो गया। अच्छा, तो क्या 80 डिग्री पर पानी बॉईल कर रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं सर, 60.6 एटीएम पर कैसे बॉईल करेगा? ये भी नहीं। क्या ये बॉईल कर रहा है? ये भी नहीं। लेकिन अगर अब इसी केस में हमने टेम्परेचर बढ़ाकर 98 डिग्री कर दिया, और इसका वेपर प्रेशर बढ़कर 0.7 एटीएम हो गया, इसका वेपर प्रेशर बढ़ के मान लीजिए 0.68 एटीएम हो गया, और इसका वेपर प्रेशर बढ़कर 0.32 एटीएम हो गया, और इन दोनों को जोड़ा तो वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो गया। क्या समझ में आ रहा है? क्या 98 डिग्री पर पानी बॉईल करेगा? नहीं हो रहा है सर, 0.68 एटीएम 1 से बहुत दूर है। क्या ये बॉईल कर रहा है? नहीं। लेकिन इन दोनों का जो मिक्सचर वो 1 एटीएम अटेन कर चुका है सर। नाउ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर इज 1 एटीएम व्हिच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सिस्टम बॉईल करेगा। क्या बताना चाह रहा हूं? बताना ये चाह रहा हूं कि जब इमिसिबल सिस्टम बनता है, तो उस इमिसिबल सिस्टम में जो इमिसिबल सिस्टम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंडिविजुअल मिक्सचर्स के बॉइलिंग पॉइंट से, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। समझिए, यानी जो चीज आपकी 100 डिग्री से, मान लीजिए जैसे नाइट्रोबेंजीन, मान लीजिए नाइट्रोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, आप देख रहे हैं 0.32 है, यानी अभी 1 एटीएम तक आने में बहुत टाइम लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका करीब 200 डिग्री, ऐसे बोल रहे हैं 200 डिग्री। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, इसका 200 डिग्री है, लेकिन इन दोनों को मिलाने से जो हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है वो 100 से भी कम पे बॉईल कर रहा है। यानी ये जब इमिसिबल की सिचुएशन होती है, तो इस इमिसिबल की सिचुएशन में इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इमिसिबल केस का जो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होता है। और ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हम इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड्स का प्यूरिफिकेशन इस मेथड से कर सकते हैं। आप कभी भी, जैसे आप जब तुम्हें पता है प्योरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होता है सर, प्योरिफिकेशन करने के लिए आपको आग लगानी होती है, तो जो इम्प्योरिटी होती है या तो वो उड़ने लगती है, या जो प्योरिटी है वो उड़ने लगती है। तो जनरली इम्प्योरिटी के बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, तो प्योरिटी उड़ने लगती है। प्योरिटी उड़ने लगती है तो आप उस उड़े हुए प्योरिटी को कंडेंस करके प्योर लिक्विड अटेन कर लेते हैं, खत्म हो गया। तो सर किसी ऑर्गेनिक लिक्विड को अगर आप प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो ये मेथड यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ऑर्गेनिक लिक्विड्स, जनरली ऑर्गेनिक लिक्विड्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे मान लो 200 डिग्री 300 डिग्री, और उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो है, हम क्या भट्टी में डाल देंगे हो जाएगा गर्म ना। वो कह रहे हैं दिक्कत ये कि उतने हाई टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले वो डिकम्पोज करना भी स्टार्ट कर देते हैं। यानी अगर कोई ये कहे कि ऑर्गेनिक लिक्विड्स का प्यूरिफिकेशन उनको बॉयल करके या स्टीम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनलाइजेशन प्रोसेस से करेंगे, तो उसमें दिक्कत ये है कि उतने हाई टेम्परेचर जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है वहां तक अटेन होने से पहले ही वो डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फायदा ही क्या हुआ? जिसको प्यूरिफाई करना है वो डिकम्पोज करने लगे, बेकार हो गया। तो हम करते क्या है, उन ऑर्गेनिक लिक्विड्स में थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। वाटर इज इमिसिबल विद दोज ऑर्गेनिक लिक्विड्स। होता क्या है कि जो 300 डिग्री पर ऑर्गेनिक लिक्विड बॉयल किया करता था, अब पानी के मिलने से वो सिस्टम 100 से भी कम टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। यानी 300 तो छोड़िए,
200 तो छोड़िए, पानी के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पर अब यो सिस्टम बॉयल करेगा। फायदा क्या होगा कि सर अब जब बॉयल होगा तो सर अब इवापोरेशन होगा, सर अब वो प्योर लिक्विड भी इवापोरेट करेगा और पानी भी इवापोरेट करेगा। अब आप उसको कंडेंस कर लेंगे, जब आप कंडेंस करेंगे तो आपके पास प्योर लिक्विड भी आ जाएगा और पानी भी आ जाएगा, लेकिन वो तो इमिसिबल है, तो आप ऐसे गिरा दीजिए, गिराने मतलब अब दोनों को सेपरेट कर दिए, बिकॉज दे बोथ आर इमिसिबल, तो आपको प्योर लिक्विड मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये एक बड़ा अच्छा मेथड होता है जो इम्प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड्स के प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और यूज क्या कॉन्सेप्ट किया जा रहा है कि जनरली वाटर इज इमिसिबल विद दोज लिक्विड्स, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, इमिसिबल मिक्सचर्स, इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इटसेल्फ, पानी से भी कम। यानी जो नाइट्रोबेंजीन 300 डिग्री पर उबला करती थी पानी के मिलाने से, अब वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम पर बॉइल करेगी। क्यों? क्योंकि मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम आता है, अगर आप इमिसिबल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो। क्लियर है? अच्छा, अब यहां से एक चीज तो समझ में आ गई। अब इसमें यहां पर एक चीज और जोड़ देते हैं, वो क्या है सर? एक चीज क्लियर है कि जो टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है आपका, जो टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है वो है पीटी, और आप ये कह रहे हैं उसकी वैल्यू पीए नॉट प्लस पीबी नॉट के बराबर। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताइए, अगर मैं मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना चाहूं तो क्या आएगा ए का? सर अभी तो आपने बताया था लिक्विड फेज के अंदर ए और बी का मोल फ्रैक्शन 1 है, क्योंकि वो तो मिक्स ही नहीं होते। एक्स ए भी 1 था और एक्स बी भी 1 था। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे इमिसिबल हैं। ये सिस्टम हमारा इमिसिबल सिस्टम है, और इमिसिबल सिस्टम में जब मिक्सिंग ही नहीं है तो एक्स एक्स बी को 1 लिया जाता है। तो जब वो लिक्विड फेज में मिक्स नहीं होते तो वेपर फेज में भी मिक्स नहीं होंगे, तो सर वहां पर वाई ए वाई बी भी 1 लिया जाएगा। अरे गजब लल्लू आदमी हो यार, वेपर को मिलने से कौन रोक सकता भाई? वेपर तो मिक्स होंगी होंगी, आप समझ रहे हैं? वेपर तो मिक्स होंगी, इसलिए वाई ए वाई बी 1 नहीं होगा। तो वाई ए निकालने का वही पुराना तरीका, डाल्टन्स लॉ क्या है हमारा? प्रेशर ऑफ ए दैट इज पी ए नॉट अपॉन टोटल प्रेशर दैट इज पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट। समझे बात को? इसी तरह से अगर आप वाई बी निकालना चाहते हैं तो वाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी का प्रेशर पीबी नॉट, बी का पीबी नॉट होगा, और टोटल पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट। यहां से एक बात और समझ में आ रही है कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो मुझे वाई ए वाई बी का रेशो पता चल जाएगा। यानी वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पीबी नॉट। चलिए और एक बात लिखते हैं, व्हाट इज वाई ए? वाई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक, तो वाई ए को लिखते हैं एन ए अपॉन टोटल मोल्स, एन बी अपॉन टोटल मोल्स इज इक्वल टू पी ए नॉट बाई पीबी नॉट। व्हाट इज एन ए? एन ए क्या है सर? एन ए इज द मोल्स ऑफ ए इन वेपर फेज। ए के मोल्स वेपर फेज में, वाई चल रहा है तो ए के मोल्स वेपर फेज में। आप यहां पर मेंशन भी कर सकते हैं मोल्स ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल्स ऑफ ए इन वेपर्स। इसी तरह से एनबी क्या बन जाएगा? एनबी हो जाएगा हमारा मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी इन वेपर्स। ठीक है ये। अच्छा, अब दोनों को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करेंगे तो सर ये एन ए बाई एन टी बनेगा, एन ए बाई एन बी बचेगा, एन टी कैंसिल हो जाएगा। एन ए को क्या लिख सकते हैं? एन ए को लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाई एम ए, और एनबी को क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बी बाई एम बी। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पीबी नॉट। क्लियर? थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं, तो डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी क्या आ रहा है? डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू बी आ रहा है पी ए नॉट एम ए अपॉन पीबी नॉट एम बी। सही कर रहे हैं ना? वो एम ए ऊपर चला जाए, पीबी नॉट। ये है हमारा डब्ल्यू। व्हाट इज डब्ल्यू ए? सर डब्ल्यू ए इज द वेट ऑफ ए इन वेपर फेज। समझ में आई बात? जो वेपर बन रही है उसमें ए का वेट, डब्ल्यू ए इज द वेट ऑफ ए इन वेपर फेज। सिमिलरली बी, डब्ल्यू बी आ जाएगा वेट ऑफ बी इन वेपर फेज। यानी जब इमिसिबल का केस बनता है तो जो वेपर्स बनती हैं सारा खेल उनसे खेला जाता है, क्योंकि लिक्विड तो इमिसिबल है, तो वहां तो एक्स एक्स भी बनी है, तो सर वहां तो कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है वो वेपर्स के अंदर है। वेपर्स के अंदर मोल फ्रैक्शंस है, वेपर्स के अंदर वेट है, वेपर्स के अंदर मोल्स हैं, तो जो भी खेल है वो वेपर्स का। तो यानी इमिसिबल का केस जब भी बनता है तो हम हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, चाहे जैसा भी सवाल हो, ये फॉर्मूला यूज होना ही होना। आप समझिए,
तो अब जैसे यहां पर भी आप समझिएगा, जैसे सवाल जो दे रखा है वो क्या है, अब इस सवाल को देख सकते हो, इमिसिबल सिस्टम है दो लोगों का, नाइट्रोबेंजीन, और अब तुम समझो ऐसे ही मैं तुमसे पूछूं बिना देखे कि वाटर और नाइट्रोबेंजीन का ये इमिसिबल सिस्टम बताओ किस टेंपरेचर पे बॉयल करेगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है। तो सर ये सिस्टम 1 atm प्रेशर से अगर 100 डिग्री पानी के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेंपरेचर पे बॉयल करेगा। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सर? पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम पानी के बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में जिसका भी कम होगा उससे भी कम पे बॉयल करेगा। आप देखिए द बॉइलिंग इज एट 372, पानी के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम पर बॉयल कर रहा है। रीजन द केस इज इमिसिबल लिक्विड्स का केस। क्लियर? अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई ये बताइए अगर मैं आपको पी नॉट वैल्यूज दे दूं तो नाइट्रोबेंजीन का वेपर फेज में परसेंटेज का रेशो, अरे बकवास हो गया। यानी अब तुम अपने आप कर सकते हो, आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के पी नॉट वैल्यूज दे रखे हैं। सर ये पानी का दे रखा है 97.7 और ये 3.6 नाइट्रोबेंजीन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं अपना सवाल बनाऊं तो सवाल क्या बनेगा? पी पहले H2 ले लेते हैं, पी नॉट H2O अपॉन पी नॉट नाइट्रोबेंजीन इज इक्वल टू क्या था? इनटू मोलर मास ऑफ H2O इनटू मोलर मास ऑफ HNB। वही है ना, पी ए नॉट एम बी, पी ए नॉट एम ए अपॉन पी एम पी बी नॉट एम बी, है ना। तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय वेट ऑफ NB। क्लियर है? समझ में आ गया? अब सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। नाइट्रोबेंजीन का हमें वेट परसेंटेज निकालना है तो आप वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यानी कि WNB अपने आप समझना, WNB अपॉन WH2O प्लस WNB इज इक्वल टू, यानी मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 ऐड करके इसको उल्टा कर दिया। तो यहां भी 1 ऐड कर देते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं। तो यह आ जाएगा पी नॉट एन बी इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन डिवाइडेड बाय पी नॉट एन बी प्लस, नहीं, इंटू मोलर मास ऑफ एन बी प्लस पी नॉट H2O इंटू मोलर मास ऑफ H2। अब आप देख लीजिए, दिस इज वेट परसेंटेज, यहां से वेट रेशो आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। और सारी चीजें हमें देखिए सवाल में दे रखी हैं। नाइट्रोबेंजीन का कितना दे रखा था? 3.6 और मोलर मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज 123 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 3.6 इंटू 123 प्लस 97.7 इंटू पानी का 18। और अगर आप परसेंटेज चाहते हैं तो परसेंटेज भी निकल आएगा, यानी नाइट्रोबेंजीन का जो वेपर फेज में मोल वेट परसेंटेज है वो इंटू 100 आएगा। तो वो कैसे निकल के आएगा? इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3.6 इंटू 123 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 123 प्लस 97.7 इंटू 18, ये है। अब आप इस परसेंटेज को एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, तो एक बार कर लीजिए। क्या निकल के आ रहा है? 3.6 इंटू 123 पहले कर लेते ना, 442.8 आ गया, ये वाला आ गया 442.8, 442.8 और ये कितना आ जाएगा? 97.7 इंटू 18। तो इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लो, 97.7 इंटू 18, ये आ जाएगा 1758.6, 1758.6। तो अब इसको सॉल्व करके नाइट्रोबेंजीन का वेट परसेंटेज जो भी कैलकुलेट करना है वो वेट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो खास बात थी वही थी कि इमिसिबल मिक्सचर का अगर आपने कोई सिस्टम लिया है तो इमिसिबल मिक्सचर के सिस्टम में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वेपर फेज के अंदर भले ही गैसेस मिक्स हो रही हूं, बट लिक्विड फेज के अंदर मोल फ्रैक्शंस 1-1 कंसीडर किए जाते हैं, जिससे टोटल प्रेशर निकालकर आप वेपर फेज में ए और बी का वेट्स का रेशोज वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये इमिसिबल वाला केस जो है इसको थोड़ा सा ना ध्यान रखना है भाई, इसको बढ़िया केस होता है। और ये वाला जो फॉर्मूला अभी तुमने निकाला है ना, ये फॉर्मूला ही सारे सवाल करवाता है।
ना, सब कुछ इसी में। बस अच्छी बात क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, व्हाट इज WA, व्हाट इज WB। तो ये सब कुछ वेपर फेज का है। ए का वेट वेपर फेज में, बी का वेट वेपर फेज में, इनका रेशो P0 MA अपॉन PB0 MB, है ना। और फिर जो भी इन 6 लोगों में से जो अननोन होगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। तो आंसर जो है इसका तुम कैलकुलेट कर लेना भाई एक बार, है ना। इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक सेकेंड, अभी हमने इसका आंसर कैलकुलेट नहीं किया ना, तो इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये अब तुम कर लोगे यार, है ना। अब जो परसेंटेज निकल के आएगी वो तुम कैलकुलेट कर लोगे। अब मैं फिर भी एक बार दिखाता हूं तुम्हें। ये आ जाएगा 442.8 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 442.8 प्लस 1758.6, नीचे 2201.4, तो दिस इज 2201.4, है ना, इनटू 100, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो 442 डिवाइडेड बाय 2201.4, ये 20.11%। तो जो नाइट्रोबेंजीन का वेट परसेंटेज है वो 20.11% आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, एकदम बढ़िया से क्लियर। चलिए और आगे बात करते हैं। एक और सवाल लेते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो तुम खुद भी करोगे, है ना, तो तुम्हें भी करने के लिए लास्ट में दे दूंगा इसको। तुम इसको कर सकते हो आराम से, है ना। देखिए ये भी बड़ा सीधा सवाल है ना। इसमें भी यही बताना है कि कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज दिस 0.1 मोलल सोल्यूशन है, और KF की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा T की वैल्यू दे रखी है। तो मुझे लगता है बड़ा आसान है, डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है तो मुझे लगता है बड़ा आसान है। ध्यान से देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कोबाल्ट का बता रखा है 6 होता है, तो सारी इंफॉर्मेशन दे रखी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डेल्टा TF को लिखना चाहूं तो डेल्टा TF की जो वैल्यू होगी वो होगी I इंटू KF इंटू M, और वो डेल्टा TF है 0.558, और I की जो वैल्यू होगी वो कितनी है। तो सर एक काम करते हैं, पहले I की वैल्यू निकालते हैं, और KF हमें दे रखा है 1.86, और जो मोलालिटी हमें दे रखी है वो मोलालिटी है हमारी 0.1, मोलालिटी हमें दे रखी है 0.1। इससे जो है आप खूबसूरत तरीके से I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यह आ जाएगा 0.558 डिवाइडेड बाय 0.186, और ये सॉल्व करके 3 आ रहा है। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके डिसोसिएशन से 3 आयंस जो है वो तैयार होने चाहिए। अब अगर 3 आयंस तैयार होते हैं तो ये तो बिल्कुल मेंस लेवल का सवाल लगता है। जो आपके पास Cl3.xNH3 हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको 3 आयन बने, तो अमोनिया तो बाहर रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अमोनिया तो आयंस के फॉर्म में बाहर निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हिसाब से 5 अमोनिया लाने पड़ेंगे और 1 Cl को अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 Cl है तो 2 Cl को बाहर करना पड़ेगा। क्योंकि इस आदमी के टूटने से, मेरे ख्याल से सब लोग समझ भी रहे होंगे, इस आदमी के टूटने से एक तो आपका कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा ये, और आपके 2 Cl माइनस अलग हो जाएंगे। तो यानी कुल मिला के जो N की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो कितने लोगों में डिसोसिएट करेगा, वो 3। तो वैन टॉप फैक्टर क्या बन जाएगा इसका, 3। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स हमारा कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जिसमें 2 Cl बाहर, 1 Cl और 5 अमोनिया अंदर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 5 एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स। इसके IUPAC वगैरह जो भी कुछ पूछेगा वो लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक बार नोट कर लो। बेंजीन, ये पता नहीं क्या लिखा है, बेंजीन और टॉलुइन का वेपर प्रेशर दे रखा है। These two forms an ideal binary solution. Calculate the composition of the solution that boils at 1 atm and 100 degree. What is the composition of vapor issuing at these conditions? तो समझो बात को, सीधा ही लग रहा है कि दोनों के P0 वैल्यूज आपको दे रखे हैं अलग अलग। देखें तो बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है
वो है 1375 टॉर, और जो आपका टॉलुइन का वेपर प्रेशर है वो दे रखा है 558 टॉर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, है ना। ये पी नॉट वैल्यूज आपको गिवन। अब वो कह रहा है कि भाई मुझे ये बताइए कि अगर एक आइडियल सोल्यूशन बनता है तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा अगर ये सिस्टम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट शो कर रहा है, यानी कि 1 एटीएम उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर बॉइलिंग पॉइंट आपने 1 एटीएम की बात बोली है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात बोली है, सोल्यूशन दैट बॉइल्स एट 100 डिग्री, तो 1 एटीएम पर अगर बॉइलिंग हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपर प्रेशर होगा वो 1 एटीएम प्रेशर यानी 760 टॉर के बराबर होगा। तो दिस 760 इज इक्वल टू हमारा 1375, ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पी ए नॉट का, ये इसे हम बेंजीन ले लेते हैं, प्लस 558 1 माइनस बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? इससे आप खूबसूरत तरीके से बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। अब जब बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा तो आप फिर वेपर फेस का भी कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। तो ऐसा तो कुछ बड़ी बात है नहीं। तो यहां से बेंजीन का अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें तो कितना निकल आएगा, तो पूरा कैलकुलेट कर लोगे, है ना। तो ये आ जाएगा 760 इज इक्वल टू 1375 काई बेंजीन प्लस 558 माइनस 558 काई बेंजीन। बस अब सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, इधर से इसको इधर लाते हैं तो 760 में 558 गया, 10 में 8 गए 2, और ये आया 0, और ये आया 202। तो 202 इज इक्वल टू, इन दोनों को भी माइनस कर देते हैं, तो 1375 माइनस 1375 माइनस 558, तो 15 में 8 गया 7, यहाँ 6 में से 5 गया 1, 13 में 5 गया 8, 817। तो दिस इज 817 बेंजीन। तो अगर काई बेंजीन की बात करें तो वो आ जाएगा 202 बटा 817। ये आपका बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इसको एक बार आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेंजीन का कॉम्पोजिशन जो आप जानना चाह रहे थे वो कॉम्पोजिशन हमें समझ में आ रहा है। तो दिस इज 202 डिवाइडेड बाय, तो दिस इज 0.2472, 0.2472, ये बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो कॉम्पोजिशन निकल आएगा। फिर आप वेपर फेस का कॉम्पोजिशन निकालना चाहते हैं तो वेपर फेस का कॉम्पोजिशन क्या आ जाएगा, वाई बेंजीन अगर आप निकालना चाहते हैं तो दिस इज पी नॉट बेंजीन इनटू काय बेंजीन अपॉन पी टोटल, है ना। ये वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। तो सारे वैल्यूज आप पुट कर चुके हैं, पी टोटल की वैल्यू भी आप समझते ही हैं। तो दिस इज पी नॉट बेंजीन 1 कितना है 1375 इंटू काई बेंजीन। मतलब आप इसको तुम सॉल्व कर लेना, तो जो भी आएगा इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट बेंजीन इंटू काई बेंजीन अपॉन पी नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। सब कुछ हमें पता है, पी नॉट ऑफ टॉलुइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन, सब कुछ आपको पता है। सीधे वैल्यू पुट करिएगा, आपको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो आंसर दे रखा होगा, आंसर आप चेक कर लीजिएगा। देखिए बेंजीन का मोल फ्रैक्शन तो हमने अभी निकाल ही लिया था, है ना। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन तो हमें समझ में आ ही गया है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ये है। लेकिन वेपर फेज में बेंजीन का कॉम्पोजिशन निकालना है तो उसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो कैलकुलेट करके आंसर निकल आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। ये भी देखते हैं क्या कह रहे हैं। बिल्कुल एकदम कॉमन सवाल, एकदम बढ़िया सवाल, यही पूछे जाते हैं। ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ इधर उधर है ही नहीं। तो आपको एक लेवल पूरा मेंटेन करके चलना है। जैसे कैलकुलेट द बॉइलिंग, पहले इस सवाल को नोट कर लो भाई, इस सवाल को नोट कर लो। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। अच्छा, तो यानी बेंजोइक एसिड का वेट दे रखा है 0.61 ग्राम। तो अगर मोल्स निकालने हो तो 0.61 डिवाइडेड बाय 122, ये इसके मोल्स आ गए। बेंजोइक एसिड का मोलर मास जो है वो 120। ठीक है,
कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर है 84% डाइमराइजेशन है, होना भी चाहिए था क्योंकि एसिड है और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर है, तो बेंजोइक एसिड जो है वो एक डाइमर के फॉर्म में आपको नजर आता है। तो ये आपका बेंजोइक एसिड है, तो ये आपको एक डाइमर के फॉर्म में नजर आता है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो डाइमराइजेशन है वो डाइमराइजेशन 84%, डाइमराइजेशन इज 80। हाँ, अगर यही सॉल्वेंट पानी होता तो फिर बेंजोइक एसिड एसिड की तरह बिहेव करता और H+ डोनेट करता, यानी तब वहां डिसोसिएशन हो रहा होता। आज नॉन पोलर मीडियम CS2 के अंदर है, इसलिए वो एसोसिएशन शो कर रहा, ठीक है ना। तो ये बेंजोइक एसिड एसोसिएट कर रहा है डाइमर के फॉर्म में, 84% डाइमराइजेशन हो रहा है। वो जानना चाहता है बॉइलिंग पॉइंट अगर केबी जो दे रखा है और केबी की वैल्यू अगर दे रखी हो तो क्या आप बता सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या होगा। तो अगर आपको CS2 का यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पता है, तो अब जो नया बॉइलिंग पॉइंट आएगा सल्यूट के डालने से, वो नया बॉइलिंग पॉइंट क्या निकल के आएगा, बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट क्या निकल के आएगा, वो हमें पूछना बताना है। तो एक काम कर सकते हैं कि आप डेल्टा टी की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, और क्योंकि डाइमराइजेशन का केस है, हम सब समझते हैं कि अगर डाइमराइजेशन तो उस केस में जो हमारा वैन टॉप फैक्टर होता है वो 1 - अल्फा/2 से निकाला जाता है। दिस इज डाइमराइजेशन। क्लियर है, क्योंकि डाइमराइजेशन के लिए या फिर एसोसिएशन के लिए जो जनरल फॉर्मूला है आई का, वो है 1 - 1 इंटू अल्फा, ये वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो जो भी हमें सवाल में दिया जाएगा डिग्री, अब जैसे यहां पर भी डाइमराइजेशन है तो n की वैल्यू 2 रख देंगे, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 - 1/2 1/2 आ जाएगा, एंड अल्फा/2 1 यानी 1 - अल्फा/2, ये आपका डाइमराइजेशन का केस हो गया। ठीक, तो अब सब कुछ दे रखा है, तो सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा टी हमें निकालना है, तो हम मान लेते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1 - अल्फा/2 दैट इज आई इंटू के बी हमें सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है 2.3, और मोलालिटी जो होगी वो हमें पता है क्योंकि आप बता रहे हैं 0.61 ग्राम आपने ऐड किया है, तो 0.61 डिवाइडेड बाय 122, और आपने 50 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड में ये हरकत की है, तो दिस इज 50/1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको सॉल्व करके आप अल्फा निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं करने की कोशिश करूं तो सॉरी, अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी हम दे रखी है, कितनी दे रखी है 84%, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 84% यानी 0.84 है ना, तो दैट इज 0.42, तो 1 - 0.42 इंटू 2.3 इंटू 0.61 इंटू 1000, नीचे क्या आएगा डिवाइडेड बाय 122 इंटू 50। तो जरा इसको सॉल्व कर लो, जरा जल्दी से बताओ डेल्टा टीबी क्या निकल के आएगा, फटाक से सॉल्व करो, सही एक्यूरेट कैलकुलेशन करो। यह आ जाएगा 0.38 इंटू 23, यार ये 2.3 है ना, 2.3 इंटू 0.61 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 122 डिवाइडेड बाय 50, तो 0.0874, यानी डेल्टा टीबी जो है क्या आ रहा है 0.08, एक बार देखो भाई 0.38, क्या है इसमें कैलकुलेशन, आंसर क्या दे रखा है भाई, एक बार जरा आंसर भी चेक करो, 46.3, देखो ऐड करके आ रहा है क्या, कौन सा एसिड है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का तो 122 ही होता है ना। हाँ, तो 0.61 और हमने क्या रखा है, एक बार भाई कैलकुलेशन चेक कर लो, है ना, और देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। डाइमराइजेशन 1 - अल्फा/2 है, अल्फा की वैल्यू आपने दे रखी है 84% है, तो यानी 42 हो गया, 1 - 0.42, दिस इज 0.38, ये भी ठीक लग रहा है। ओ ये क्या किया हमने, गड़बड़ कर दिया, एक सेकंड। हाँ, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज
58 ना, 0.58 इंटू 2.3 इंटू 0.61 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 122 डिवाइडेड बाय 50, अब आना चाहिए 0.133, दिस इज 0.133। ये हमारा जो है डेल्टा टीबी आ रहा है। तो अगर डेल्टा टीबी ये है और आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी 46.2 है, तो जो नया बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा? न्यू बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 46.2 प्लस 0.1334, सो दिस इज 46.334। ये आपका नया बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? आसान सवाल था। चलिए और बात कर लेते हैं, एक और सवाल उठाते हैं। देखो जरा करके, इसमें क्या करना है जरा सोचो। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हमें दे रखा है, दैट मींस हमें केएफ की वैल्यू दे रखी है। चलिए बहुत अच्छा किया आपने, केएफ की वैल्यू दे रखी है 3.6, बहुत अच्छी बात है। और आप क्या देना चाह रहे हैं? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, उसका मोलर मास नहीं पता, ठीक है। 100 ग्राम एसिटिक एसिड के अंदर है, फ्रीजिंग पॉइंट 16.14। अच्छा, यानी यूजुअली 16.6 पर फ्रीजिंग हुआ करती थी यूजुअली, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, अब 16.6 पर नहीं हो रही है, क्योंकि सल्यूट मिला दिया गया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर गया है और अब वो 16.14 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो डेल्टा टीएफ होगा वो होना चाहिए 16.6 माइनस 16.14। तो जो हमारा डेल्टा टीएफ है वो है 0.46, ये हमारा डेल्टा टीएफ। ठीक है, तो सर इसी को यूज करते हैं। डेल्टा टीएफ इज 0.46 इज इक्वल टू, अब हो क्या रहा है कि हमारे पास जो सोल्यूट है वो हमें बता रखा है एक हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन का तो वैन फैक्टर 1 ही लेना चाहिए, क्योंकि वो तो एज सच डिसोसिएट करता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई की वैल्यू 1 हो गई, के बी हमें, के एफ हमें ऑलरेडी 3.6 दे रखा है। और जहां तक मोलालिटी का सवाल है, वो मोलालिटी हम निकाल सकते हैं। 1 ग्राम सोल्यूट है, दैट इज मोल्स इतने हो गए, और 100 ग्राम एसिटिक एसिड है, दैट मीन 100/1000। सर यहां से जो है ना आपको मोलर मास मिल जाएगा। तो जो मोलर मास अब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपको मोलर मास मिल जाएगा। तो ये मोलर मास कितना निकल के आएगा? ये 10, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.46। सर ये जो है आपका मोलर मास। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, जरा एक बार जल्दी से बता दो। एक बार इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाय 0.46, 78। तो मोलर मास है 78। तो वैसे भी समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है बेंजीन ही होगी, है ना, तो इस 78 उसका मोलर मास होता है। लेकिन फिर भी अब आगे कैसे करें सर? दिस इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन। अब देखो इसने थोड़ा सा क्या अच्छी बात बोली है, उसने ये इस सवाल को अब मोल कॉन्सेप्ट से लिंक कर दिया है। अब वो तुम्हें खुद करना है, कैसे कैसे लिंक कर दिया। अब ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो 92.3%। तो अब आप खुद समझ लीजिएगा, मोलर मास आपको पता है, कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज पता है। अब आप बढ़िया इंपेरिकल फॉर्मूला निकालिएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला खड़ा खट सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? तो अब आप ये सवाल जो है आगे कर सकते हैं। तो जैसे कि एक बिल्कुल देसी तरीके से कर रहा हूं मैं, बिल्कुल जैसे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका होता है, 92.3 डिवाइडेड बाय 12, और दूसरा आदमी जो होगा वो हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन होगा, वो होगा 7.7 डिवाइडेड बाय 1। इसको देखते हैं, ये भी मुझे लगता है 7.7 ही आ रहा है। 92.3 डिवाइडेड बाय 12, ये भी 7.7 ही आ रहा है। तो दिस इज 7.7, दिस इज ऑल्सो 7.7। तो दैट मीन्स कार्बन भी हमारा एक है और हाइड्रोजन भी हमारा एक है। सो द इंपेरिकल फॉर्मूला इज CH, ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। और अगर आप CH की बात करें तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कितना हो जाएगा? 13। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। सो द मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CHN, where N is equal to molecular weight upon empirical formula weight.
6। तो यानी कि आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना वो क्या बना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब हमारा जो तैयार हुआ वो क्या बन गया, वो बन गया C6H6। क्लियर, बिल्कुल सीधा एकदम। लेकिन ये सब लिंक है, आप समझिए बात को। ये आप कर क्यों पा रहे हैं, ये आप क्यों कर पाएंगे, क्योंकि आप पूरी हिम्मत के साथ सवाल को समझेंगे, पढ़ेंगे और करेंगे। आप समझ, आप बेकार में घबराएंगे नहीं। इसी तरह से और सवाल लेते हैं। ये देखिए, फ्रैक्शन ऑफ डाइमराइज्ड फिनॉल निकालना है, सेम है एकदम, बढ़िया एकदम। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और 1 मिनट के अंदर करके देखो इसको खटाक से। मतलब मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो इसको, 1 मिनट के अंदर करके देखो, सब सॉल्व हो जाएगा एकदम। और ये सब वो कैटेगरी है जिस पर जेई हर बार सवाल बनाता है, हर बार सवाल यही है, इसमें कोई ड्रामे नहीं है, बिल्कुल सीधे सवाल एकदम। लेकिन जिनको इन सब चीजों का आइडिया है तो वही बच्चा कर पाता है। तो जो फिनॉल एसोसिएट्स इन बेंजीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है, एसोसिएशन की बात कर रहा है, डाइमर बना रहा है। ठीक है, अब अगर डाइमर बना रहा है तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो हमारा वैन टॉप फैक्टर होगा वो 1 - α/2 होगा। ये तो क्लियर हो गया। चलिए ठीक है सर। अब वो कह रहा है कि अ सोल्यूशन कंटेनिंग फिनॉल का वेट दे रखा है 20 ग्राम और 1 किलो बेंजीन के अंदर ये हरकतें चल रही हैं और डिप्रेशन इज 0.69। तो देखिए सर, सवाल बड़ा आसान है। 0.69 इज इक्वल टू 1 - α/2 इंटू हमारा फ्रीजिंग का के एफ 5.12 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या आएगी सर, फिनॉल है तो ये 20 ग्राम फिनॉल 20/94 है ना, 77 प्लस 17 94 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कितने किलो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, 1 किलो सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। सर ये बड़ा सीधा सवाल हो गया, सीधे यहां से अल्फा निकाल लीजिएगा, खेल खत्म। तो दिस इज 0.69 इंटू 94 डिवाइडेड बाय 5.12 इंटू 20, ये हो गया इंटू 2। दिस इज अल्फा, ये मेरा अल्फा बनने वाला है। एक बार अपने आप समझिएगा जरा, यहां से अल्फा आ जाएगा। तो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 0.69 इंटू 94 डिवाइडेड बाय 5.12 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 0.73। तो अल्फा इज इक्वल टू 0.733, 0.7332, ये अल्फा आ रहा। सो द एक्सटेंट ऑफ डाइमराइजेशन इज 0.7332। परसेंटेज कहेंगे तो 73.32। तो जैसा भी वो सवाल बोलेगा एक बार आंसर देख लेते हैं। तो इन्होंने जो है नॉर्मल तरीके से पूछा है, तो दैट मीन्स द फ्रैक्शन जो डाइमराइज कर रहा है दैट इज 0.732। क्लियर, समझ में आ गया ये। 30 ml मिथेनॉल और 70 ml O2। ये कुछ और है भाई, इसको H2O लिख दो, ये H2O ही होना चाहिए ना। तो 30 ml मिथेनॉल है, पानी दे रखा है 70 ml, और वो कह रहे हैं कि आर मिक्स्ड at 25 degree centigrade to form a solution of density 0.9575. Calculate the freezing point of the solution. आप थोड़ा सा अपने आप सोचो एक बार, फ्रीजिंग पॉइंट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, समझो जरा, एक बार करने की कोशिश करो कि भाई देना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। देखो यहां पर भी वही है, मीथेनॉल, मतलब समझो थोड़ा सा अलग है क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के साथ इसको लिंक करने की कोशिश की गई है। तो जहां आपने इसको मोल कॉन्सेप्ट के साथ मिलाया, अब जो है चीजें वैसी दिखाई देने लगेंगी। तो देखो अपने आप समझने की कोशिश करना भाई। देखो फिर वही है कि मीथेनॉल वगैरह के बारे में सब पता है हमें, और कहीं पर भी आयनाइजेशन की बात या एसोसिएशन या डिसोसिएशन की कहानी नहीं चल रही है। तो साफ समझ में आता है कि जो भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ रहा है, कितना आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट आपका, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, हमें फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, है ना। तो आई की वैल्यू तो ठीक है सर, वैन टॉप फैक्टर तो 1 ही है क्योंकि कुछ इन्होंने बताया ही नहीं है। तो 1 इंटू
जो KF निकल के आएगा वो भी सवाल में दे रखा है 1.86 इनटू मोलालिटी। मोलालिटी में मोल्स ऑफ सल्यूट आएंगे और वो मोल्स ऑफ सल्यूट यहां से निकाले जाएंगे। आपको समझ रहा है? सो 30 ml अगर आपने डाला तो डेंसिटी आपको पता है, सो दिस इज 30 इंटू 0.798 डिवाइडेड बाय ये हमारा वेट आ गया, और मोल्स के लिए CH3OH के मोलर मास से डिवाइड करेंगे और वो कितना आ जाएगा, कार्बन का 12, ये आ गया 32, ये आपके मोल्स ऑफ सल्यूट आ गया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 70 इंटू दिस, बिल्कुल सीधा हो गया 70 इंटू 0.9984 इन केजी। ये लीजिए सर, केजी मिल गया। इसको सॉल्व करके आप डेल्टा TF निकाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। दिस इज 1.86 इंटू 30 इंटू 0.798 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 70 इंटू 0.9984, ये आपका आंसर। तो इसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जगहों पर कैलकुलेशंस ही हैं जो जल्दबाजी में गलती ना करी जाए, तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा, है ना? नाइनटीन पॉइंट 91 आ रहा है भाई सॉल्व करके। तो यानी कि जो डेल्टा TF है वो 19.91 पानी के अंदर डालेंगे तो जो नया फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 0 माइनस 19.91, तो द वैल्यू इज माइनस 19.91। अच्छा ये भी अब देखो यहीं पर वो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, बस यहीं पर यही स्टेप एक ऐसा लग रहा है, एक स्टेप तो देखो कैलकुलेशन का लग ही रहा है कि भाई कैलकुलेशन की वजह से गड़बड़ हो सकती है, एक स्टेप तो यही समझ में आ रहा है। दूसरा मुझे ये समझ में आ रहा है कि कहीं एक ऑप्शन 19.91 हुआ तो बच्चे 19.91 ना टिक कर दें, क्योंकि 19.91 तो डेल्टा TF, आपको फ्रीजिंग पॉइंट बताना है जो कि नॉर्मली 0 डिग्री माना जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब 1 ATM प्रेशर पर, जो कि 0 डिग्री माना जाता है, वो अब घटकर और कम हो रहा है ना, वो घटकर आप कम हो जाएगा। तो अगर डेल्टा की वैल्यू 19.91 है तो जो नया फ्रीजिंग पॉइंट होगा इस मिथेनॉल को डालने से वो माइनस 19.91 डिग्री आ जाएगा। और फिर बाकी मोल कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं, बाद में आपको मोलालिटी या मोलारिटी निकालनी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से मोलारिटी कैलकुलेट की जा सकती है, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आप उसको यूज करके नई मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको नए सोल्यूशन का क्योंकि डेंसिटी भी दे रखा है तो आपको सोल्यूशन का नया वॉल्यूम निकालने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगा। तो सल्यूट के मोल्स पता चल जाएंगे आपको यहां से, और सोल्यूशन का मास आपको पता है, तो समझ रहे बात को, तो सोल्यूशन का मास दोनों को जोड़कर निकल आएगा, सल्यूट और सॉल्वेंट को, और फिर डेंसिटी से डिवाइड करके आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा। ये सब पहले आपने किए हुए हैं, तो इसको आसानी से किया जा सकता है। क्लियर है? इसका आंसर भी दे रखा है, आप उससे चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखो ये सवाल जो है ना, ये सवाल टफ, किस तरह का टफ है मैं बताता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये सवाल टफ इसलिए है क्योंकि इसका कोई सिर पार नहीं है, आप समझिए, ना कहीं वेपर प्रेशर की बातें चल रही हैं, ना कहीं डेल्टा TF KB KF मोलालिटी वांट ऑफ फैक्टर, कुछ है ही नहीं। वो कह रहा है एक एयर है जो कि ड्राई थी, फिर वो गीली हो गई, उसमें वेट इतना कम हो गया, वेट इतना बढ़, मतलब आप समझ रहे हैं, ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एक ऐसी चीज है जो जो कि मुझे बताया ही नहीं है उसने। वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद ये बात मुझे पहले से पता है। तो मैं फिर वही बोलूंगा, एडवांस लेवल पर, मेंस लेवल पर तो ये सवाल पूछ ही नहीं सकता, लेकिन एडवांस लेवल पर तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आइडिया हो, जिसको ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, और हम लोग सब लोग क्लास में इस बारे में डिस्कस कर चुके होते हैं। तो अगर मैं ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट की बात करूं, तो ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, जैसे इस सवाल के बारे में भी अभी बात करता हूं मैं। तो अगर आप ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि ये जनरली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो मैंने कहा कैसे किया जाता है, कह रहे देखिए ऐसा, इसके लिए आपको 3 बर्तन लेने पड़ते हैं। तो मैं तुम्हें ऐसे ही रफली एक तरीका बता रहा हूँ करने का। वो ये 3 बर्तन आपने ले लिए, है ना। और इन तीनों बर्तनों में अच्छी बात क्या है, इन तीनों बर्तनों में जो पहला बर्तन होता है, उस पहले बर्तन में आपने सोल्यूशन भर रखा होता है, यानी वो सोल्यूशन ले रखा होता है जिस सोल्यूशन का आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहां पर एक सोल्यूशन ले रखा है, दिस इज सोल्यूशन। ठीक, दूसरा बर्तन एक ऐसा बर्तन लिया गया है जिसमें उस सोल्यूशन का जो सॉल्वेंट है, यानी जिस चीज का भी वो सोल्यूशन बनाया गया है, उसका जो सॉल्वेंट है, तो जनरली सॉल्वेंट पानी लिया जाता है ना, तो जो भी हो, तो जो भी सॉल्वेंट आपने लिया वो सॉल्वेंट तीसरे बर्तन में ले लिया जाता है। और जो चौथा बर्तन लिया जाता है, चौथा बर्तन एक ऐसा बर्तन होता है जिसके अंदर एक ऐसी चीज पड़ी होती है जो इस सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करती है, यानी एक ऐसा केमिकल जो इस सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे जनरली अगर पानी लिया जाता है तो तुम समझते होगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर। तो मैंने कहा कि ठीक है, ले रखा है तीनों बर्तन, इससे करना क्या है, करना यह है कि अब इन तीनों के नीचे कुछ वेइंग बैलेंस लगा रखे हैं, तराजू। और ये तराजू आपको ये बताएंगे कि इस बर्तन में की वेट में कुछ बढ़ोतरी हो रही है या घटोतरी हो रही है, ये आपको ये तराजू बता देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कब बढ़ेगा कब घटेगा, क्या करना है ये बताइए। अब करना यह है कि मैंने इस बर्तन में, जो हमारा पहला वाला बर्तन है, इस पहले बर्तन में मैंने ड्राई एयर पास की है, ड्राई एयर, दिस इज ड्राई। इसमें वाटर की वेपर्स का प्रेशर 0। ठीक, चलिए बहुत अच्छा किया। फिर होगा क्या, इस एयर को फिर मैंने यहां से बाहर निकाला और इसको दूसरे बर्तन में डाल दिया। मैं अभी एक बार समझाता हूं। ठीक, फिर मैंने इसको यहां से बाहर निकाला, इसको तीसरे बर्तन में डाल दिया, और फिर यहां से इसको बाहर निकाल दिया। अच्छा, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो पहला बर्तन, इसके अंदर जब वो ड्राई एयर गई, तो क्योंकि ड्राई एयर के अंदर वाटर की वेपर्स का प्रेशर 0 है, तो इन ड्राई एयर्स को क्या लगा कि जैसे ही वो इसके अंदर गए, यहां पर वाटर की वेपर्स का प्रेशर कितना है भाई, सर यहां पर वाटर की वेपर्स तो बहुत सारी हैं, और उन वाटर की वेपर्स का जो प्रेशर है, सर वो वाटर की वेपर का प्रेशर जो है वो हमें पीएस दिखाई दिया। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें पीएस दिखाई दिया। वाटर की वेपर्स का जो प्रेशर है वो मुझे पीएस दिखाई दिया, यानी वहां यहां पर जो वाटर की वेपर्स का प्रेशर है वो पीएस। तो जब ये ड्राई एयर अंदर जाएगी तो उसको क्या लगेगा, ड्राई एयर अंदर जाएगी तो उसको लगेगा अरे हमारे अंदर तो वाटर की वेपर्स का प्रेशर 0 है, और जहां हम जा रहे हैं वहां पर वाटर की वेपर्स का प्रेशर पीएस है। तो तुम्हें पता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, इफ्यूजन स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ वाटर की वेपर्स जो है वो उस ड्राई एयर के अंदर तब तक घुसती चली जाएंगी जब तक ड्राई एयर के अंदर भी वाटर की वेपर्स का प्रेशर पीएस नहीं हो जाता। यानी यहां से जो गैस अब बाहर, एयर जो बाहर निकल रही है ये वाली, अब ये ड्राई एयर नहीं है भाई, अब ये वो एयर है जिसके अंदर वाटर की वेपर्स हैं, और कितने प्रेशर की है, पीएस प्रेशर। लेकिन हुआ क्या कि इस बदतमीजी की वजह से कि जब वो वाटर की वेपर्स उस ड्राई एयर के अंदर जाने लगी, तो यहां पर वाटर की वेपर्स का प्रेशर कम होने लगा। उन प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये लिक्विड और इवापोरेट करने लगा, जिसकी वजह से वेट में कुछ कमी दिखाई दिया। बात समझ रहे हैं? यानी ये ड्राई एयर जब वाटर की वेपर्स को लेकर निकली, किस प्रेशर की वाटर की वेपर्स को लेकर निकली, पीएस प्रेशर की वाटर की वेपर्स को लेकर निकली, तो अंदर क्योंकि वेपर्स का प्रेशर कम होने लगा, तो ये लिक्विड के और इवापोरेशन की वजह से यहां वेट लॉस देखने को मिलेगा, और वो वेट लॉस मान लेते हैं W1, जो हमें तराजू से पता चल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब ये एयर यहां गई तो इसको क्या लगा, अब ये ड्राई नहीं है सर, इसको लगा अरे हमारे पास भी वाटर की वेपर्स का प्रेशर पीएस है। लेकिन जैसे वो अंदर गई वहां पर वाटर की वेपर्स का प्रेशर क्या मिला, सर जैसे ही वो अंदर गई वहां पर वाटर की प्रेशर वेपर्स का प्रेशर पी नॉट मिला सर, क्योंकि सॉल्वेंट का पी नॉट होगा, और पी नॉट की वैल्यू पीएस से बड़ी होती है। तो अब वो ड्राई एयर के अंदर से जो एयर, जो आप वाटर की वेपर्स लेके निकले, वो पीएस प्रेशर की है, और अंदर का प्रेशर पी नॉट है। अभी भी प्रेशर में कमी है, तो वो पी नॉट, वो जो पीएस है वो तब तक वाटर की वेपर्स को एब्जॉर्ब करता रहेगा जब तक कि पीएस बढ़कर क्या नहीं हो जाता, पी नॉट। यानी यहां पर फिर वही होगा सर, यहां से फिर वो एयर बाहर निकलेगी, और वो किस एयर को, किस वाटर की वेपर्स को प्रेशर लेकर बाहर निकलेगी, सर पीएस। यानी यहां पर एयर कंटेनिंग वाटर वेपर्स ऑफ प्रेशर पीएस,
और यहां पर क्या है, वाटर वेपर्स है यहां पर ऑफ प्रेशर, क्या प्रेशर है, ऑफ प्रेशर पी नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ सर पीएस को पी नॉट करना है अगर, तो फिर एयर के अंदर वाटर की वेपर्स अंदर और घुसेंगी ताकि पीएस बढ़कर पी नॉट हो जाए। उस चक्कर में सर यहां का लिक्विड फिर इवापोरेट करेगा और इसके वेट में भी कमी आएगी, वो वेट कमी मान लीजिए W2। ठीक है, अब जो ये वहां यहां से जो एयर आ रही है वो क्या लेके आ रही है सर, यहां से जो एयर आ रही है वो वाटर की वेपर्स लेके आ रही है, किस प्रेशर का सर, पी नॉट प्रेशर का। तो वो वाटर की वेपर्स को ये पूरा कैल्शियम क्लोराइड जो है वो सोख लेगा और यहां से फिर से एयर को बाहर निकालेगा जो क्या होगी, ड्राई एयर। लेकिन क्योंकि उसने यहां पर एयर को सोखा है इसलिए यहां पर वेट में गेन आएगा जो ऑब्वियसली W1 प्लस W2 के बराबर होगा। क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है, यानी यहां से जो वेट कम लेके बाहर निकले फिर यहां पर जो एक्स्ट्रा वेट और लेके निकले वो सारा वेट आपने यहां डाल दिया, दैट इज W1 प्लस W2। अब आप बताइए हमारा जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो कैसे निकलेगी। तो देखो W1 को कैसे डिफाइन करेंगे जरा समझना। W1 जो होगा वो होगा हमारा PS VM बाय RT, यानी पीएस प्रेशर की अगर वाटर वेपर्स को खाते हैं आप तो वेट कितना खाया आपने, यानी वेट कितना लिया आपने, दैट, और यही वेट आपको कमी के फॉर्म में दिखाई देगा। इसी तरह से अगर आप W2 की बात करें तो प्रेशर कितना चेंज किया, पी नॉट, पीएस से लेके पी नॉट, एंड दिस इज पी नॉट माइनस पीएस वीएम बाय RT। अब आप बताइए रिलेटिव लोवरिंग क्या होती है सर, रिलेटिव लोवरिंग होती है पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट। पी नॉट कहां से आएगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा पी नॉट वीएम बाय RT विच इज W1 प्लस W2। समझ रहे बात को, यानी अगर मैं P1 प्लस P2 दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो W1 प्लस W2 की वैल्यू आएगी P S VM बाय RT प्लस P नॉट माइनस PS VM बाय RT which is equal to P naught VM by RT. This is W1 plus W2 या, ठीक है। अब बताइए रिलेटिव लोवरिंग क्या हुई, रिलेटिव लोवरिंग हुई P नॉट माइनस PS, दैट इज P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट। तो अगर मैं सोचो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट निकालना चाहता हूं तो तुम देख रहे हो दिस इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय W1 plus W2। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट। यानी ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो सॉल्वेंट के कंटेनर में आया हुआ वेट लॉस डिवाइडेड बाय टोटल वेट गेन इन दिस सिस्टम, इन दिस थर्ड कंटेनर, जो कि उस सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया गया था। यानी अगर मुझसे इस सवाल की बात की जाए जो मुझे सवाल दे रखा है, जरा आप इस सवाल को देखते हैं। ड्राई एयर को आपने पकड़ा और इस ड्राई एयर को आपने क्या किया, थ्रू द बल्ब्स कंटेनिंग अ सॉल्यूशन 40 ग्राम ऑफ यूरिया इन 300 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के अंदर क्या सिचुएशन है, 40 ग्राम का यूरिया है और 300 ग्राम का हमारा पानी है, सेम टेम्परेचर, एंड फाइनली थ्रू द ट्यूब विच मॉइस्चन विद स्ट्रॉन्ग H2SO4। यानी H2SO4 को आपने स्ट्रॉन्ग H2SO4 ले रखा है जो कि आप वाटर की वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। बल्ब द वेट लॉस इज 0.87 ग्राम्स, किसका वेट लॉस है, द वाटर बल्ब यानी वेट लॉस सॉल्वेंट वाला, तो वेट लॉस ऑफ सॉल्वेंट कंटेनर कितना है, सॉल्वेंट कंटेनर वो दे रखा है 0.0870 ग्राम, और जो वेट गेन है वो कितना दे रखा है, तीसरे वाले कंटेनर का वेट गेन वो दे रखा है 2.036 ग्राम। तो जरा जल्दी से बता दीजिए कि हमारे हिसाब से P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट किसके बराबर होता है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट वो होता है W2 अपॉन W1 प्लस W2। एक इक्वेशन तो ये है ना। अच्छा, दूसरा एक और भी काम कर सकते हैं, वो क्या है, P नॉट माइनस PS अपॉन PS वो किसके बराबर होता है, वो होता है N सल्यूट डिवाइडेड बाय N सॉल्वेंट, विच इज इक्वल टू क्या होगा, जरा जल्दी से बताओ, विच इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS हो गया W2 और PS हो गया W1। जरा देखो, जरा देख ध्यान से देखो, अगर मैं P नॉट माइनस PS अपॉन PS निकालना चाहता हूं तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूं, तो यानी W2 बाई W1 इज P नॉट माइनस PS अपॉन PS। क्लियर है, और हमें पता है P नॉट माइनस PS अपॉन PS जो होता है
वो एन सोल्यूट बाय एन सॉल्वेंट होता है, तो ये सीधे सीधे हो गया सर। W2 की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दे रखी है 0.0870, और जो W1 होगी वो इसमें से इसको माइनस करके निकल आएगी, यानी 2.036 में से आपने 0.087 ये माइनस कर दिया। बात समझ रहे हो? तो ये आ जाएगा 1.949, तो दिस इज 1.949। एन सल्यूट को जहां तक सवाल है, उस एन सल्यूट को आप क्या लिखेंगे? एन सल्यूट हो जाएंगे 40/m, जो हमें निकालना है। तो अब हम अगले पेज पर कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 40/मोलर मास एन सल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है हमारा? सॉल्वेंट है मेरा वाटर, और वाटर कितना है? 300 ग्राम, यानी वाटर है हमारा 300 ग्राम। तो ये हो जाएगा 300/18 इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई साहब? इज इक्वल टू आ रहा है 0.08 1.9 0.087 1.946 0.087 0.087 अपॉन 1.949, यही है ना? 1.946 ये आ रहा है भाई। तो इससे जरा m कैलकुलेट करके देखो भाई। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 18 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 300 इंटू m इज इक्वल टू 0.0870 डिवाइडेड बाय 1.946। सो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? m इज इक्वल टू 18 इंटू 40 इंटू 1.946 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 0.087, ये एम आ जाएगा। तो एक बार इसको जरा कैलकुलेट करो, देखो सही आ रहा है इतनी मेहनत जो हमने की है। 18 इंटू 40 इंटू 1.946 डिवाइडेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 0.087, 53.6 53.6। लेकिन यूरिया का होता तो नहीं है ऐसा, यूरिया का तो 60 होता है। तो ठीक है, जो भी है, तो जो डेटा उन्होंने दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली 53.6 आ रहा है। इनका आंसर क्या दे रखा है? 53.8। तो अब तुम चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ ना हो। लेकिन बहुत सीधा सवाल था, और जो सवाल है उसमें अच्छी बात है ये ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट। तो इस ऑसवाल्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट में कभी इस तरह का कोई सवाल आए जिसमें ड्राई एयर का वेट गेन ये वो करके दे रखा है, तो आप समझ लीजिएगा कि रिलेटिव लोवरिंग, यानी जो फॉर्मुला है वो फॉर्मुला क्या है, फॉर्मुला मैं अलग से नोट करता हूं। जो फॉर्मुला है वो क्या है, यहीं पर नोट करते हैं। जो फॉर्मुला है हमारा वो ये है, W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन PS, विच इज इक्वल टू N सल्यूट डिवाइडेड बाय N सॉल्वेंट। एक फॉर्मूला तो ये बन गया जिसमें रिलेटिव लोवरिंग से कोई लेना देना नहीं, मैंने कहीं पर भी रिलेटिव लोवरिंग का नाम लिया ही नहीं, कोई रिलेटिव लोवरिंग नहीं, ये मेरा फॉर्मूला है, बस बात खत्म। ठीक। हाँ, अगर मैं यही फॉर्मूला रिलेटिव लोवरिंग के रेस्पेक्ट में लिखता हूं तो इट विल बी W2 अपॉन W1 प्लस W2, क्योंकि वो वैल्यू होती है P0 माइनस PS अपॉन P0, जिसको आप रिलेटिव लोवरिंग कहते हैं। और आप फॉर्मूला क्या बनेगा? N सल्यूट डिवाइडेड बाय N सल्यूट प्लस N सॉल्वेंट, और इसी को क्या कहा जाता है? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर आपको लगता है कि सवाल में रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ बातें की जा रही हैं, तब तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है नहीं, अपने मन से आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप P0 माइनस PS अपॉन PS का फॉर्मुला यूज करिएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना, जैसे तुम देखो ना यहां पर मैंने जानबूझ के ये वाला इक्वेशन यूज किया ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। आप समझ रहे? सिर्फ m बचेगा, सिर्फ एक तरफ m होगा, वरना वो m को इकट्ठा करके m की वैल्यू सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो जो आंसर है वो हमारा क्लियर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए और सवाल लेते हैं। नोट कर लो भाई इसको भी।
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ KCN containing 0.2 mole per kg water was minus 0.8. On adding 0.1 mole of HgCN2 in the solution, the freezing point of the solution was 0.6. Assuming that the complex is formed this, the limiting reactant, the value of M, इस M की वैल्यू हमें बतानी। सोचिए भाई क्या किया जाए। अब फिर वही देखिए सर, लैंग्वेज तो है, घबराहट तो हो रही है, लेकिन अब फिर ये हम तसल्ली से काम करते हैं, हम मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हम सबसे पहले बात क्या कर रहे हैं, HgCN2 तो तुमने बाद में डाला है, पहले तुमने KCN का सोल्यूशन लिया है ना, तो हम सबसे पहले KCN की बात करते हैं। तो जो KCN का सिस्टम है उसके हिसाब से जो डेल्टा टी है वो आपने दे रखा है 0.8। मानते हो बात को? जो नया फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0.8 माइनस में है तो इसका मतलब द डेल्टा टी विल बी 0 माइनस 0.8, 0 माइनस माइनस 0.8, दैट इज 0.8 विच इज इक्वल टू आई। KCN के लिए सारी दुनिया जानती है दिस इज 2 इंटू KF की वैल्यू क्या दे रखी है सर? KF की वैल्यू नहीं दे रखी, तो दिस इज KF इंटू मोलालिटी। मोलालिटी कितनी है? मोलालिटी 0.2 दे रखी है, 0.2 मोल्स पर केजी इज मोलालिटी। तो इसका मतलब यहां से आपने KF निकाल लिया। KF कितना आ गया? KF आ गया आपका 2, यानी जो पहली इंफॉर्मेशन है वो खत्म हो गई है, KF की वैल्यू आ गई, खेल खत्म। ठीक है, अब क्या करना है? वो कह रहा है अब मैं इसके अंदर HgCN2 डालूंगा। तो मैंने कहा अगर तुम अब HgCN2 डालोगे तो जो साइनाइड है वो HgCN2 से रिएक्ट करेगा। ये देखिए इक्वेशन दे रखी है। तो अगर साइनाइड HgCN2 से रिएक्ट करेगा तो अब इक्वेशन क्या बननी चाहिए? तो अब इक्वेशन बननी चाहिए HgCN2 प्लस साइनाइड MCN माइनस गिव्स, हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा खतरनाक सा, HgCN M+2 M माइनस, ये कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपने HgCN2 डाला, कितना डाला भाई आपने HgCN2? HgCN2 मैंने डाला 0.1 मोल, यानी ये 0.1 है। साइनाइड कितने हैं भाई साहब? ये तो सर आपने पहले ही दे रखे थे। KCN के टूटने से जो K प्लस बनेंगे वो भी 0.2 और जो साइनाइड होगा वो भी 0.2। तो इसका मतलब ये 0.2 और ये 0। फिर क्या होगा सर? ये रिएक्ट करेगा तो 0.1 माइनस x हो जाएगा, 0.2 माइनस mx हो जाएगा और ये x हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है सर, आप खुद कह रहे हैं कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, आप खुद ही कह रहे हैं ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0.1 आ जाएगी, ये क्लियर है। अगर x की वैल्यू 0.1 हो गई तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब आपको सब लोगों के मोल्स पता चल रहे हैं, सबके मोल्स क्या है? ये 0 हो चुका है रिएक्शन खत्म होने के बाद। और बर्तन में क्या बचा? और बर्तन में बचा साइनाइड, दैट इज 0.2 माइनस 0.1 m, है ना, सही कर रहे हैं ना। और x हमारा ऑलरेडी कितना है? 0.1। बर्तन में ये सिचुएशन है सर, ठीक है। लेकिन अब ये सल्यूट के नए मोल्स हैं सर, और अब जो नया फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0.6 है, नया डेल्टा TF 0.6 है, तो KF निकाल चुके हैं सर, अब M की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया सर? एक चीज का ध्यान देना है, क्या सर? अब जब आप KF की वैल्यू निकालेंगे वो कितना आएगा? डेल्टा TF 0.6 इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी आई? यानी अब जो आप आई भी छोड़िए, अब जो सल्यूट के जो मोल्स हैं, जो मोलालिटी है, अब वो कितने निकल के आएगी? तो जो सल्यूट के मोल्स हैं सर वो ये और ये होंगे सर। बर्तन में एक साइनाइड बच गया और एक HgCN2 का कॉम्प्लेक्स बन गया सर, ये होंगे। यानी जो सल्यूट के मोल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 0.2 माइनस 0.1 m प्लस 0.1। एक चीज छूट गई जो बड़ी अच्छी थी और इसीलिए अब ये एडवांस लेवल का सवाल है, एंड दैट इज 0.2। कौन सा सर? साइनाइड तो खत्म हो गया लेकिन K प्लस भी तो सल्यूट है सर, K प्लस भी तो बचा होगा, यानी ये होगा मेरा टोटल सल्यूट के मोल्स। समझे बात को? यानी ये है हमारा टोटल सल्यूट के मोल्स इनटू KF कितना दे रखा है? 2, और इनटू मोलालिटी, ये हमारी मोलालिटी हो गई, डिवाइडेड बाय ये होगा मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू KF, और मोल्स ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 kg। सर इसको सॉल्व करके आप M कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा M की वैल्यू निकालिए, कितना आ रहा है? ये समझ लो ना, दिस इज मोल्स ऑफ सल्यूट टोटल इनटू 2, KF हो गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा 1 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? 0.6 इज इक्वल टू 0.2, 0.1, 0.5 हो गया, 0.5 माइनस 0.1 m इंटू 2, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, यानी इस कॉम्प्लेक्स में जो m की वैल्यू है वो 2 निकल आएगी। क्लियर है?
तो देखो सवाल देखने से अजीब सा लग रहा था, पता नहीं अजीब सा हम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन जब सवाल को करना शुरू किया तो ये समझ में आया नहीं इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, पहले आपने केसीएन के केस से केएफ निकाल लिया पहली इंफॉर्मेशन से, और उसके बाद आपने जो कॉम्प्लेक्स लिया उस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करके आपने उस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद सल्यूट में कितने मोल्स बचे सोल्यूशन में वो निकाल लिए। तो एक तो साइनाइड जो बच गया वो, प्लस जो कॉम्प्लेक्स बन गया वो, प्लस के प्लस पहले से बच गया। तो अब जो सल्यूट का जो टोटल मोल्स है वो टोटल मोल्स आपको पता चल गया। तो टोटल मोल्स इंटू के एफ अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आप आसानी से डेल्टा टी एफ से इक्वेट करके के एफ निकाल सकते हैं, आप एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए और बात करते हैं। ये देखिए, देखो ये ग्राफ तो अभी हम करते हैं, लेकिन इसमें भी एक चीज बोलना चाह रहा हूं मैं, एक जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में वही होता है कि जब आप मिक्सचर लेते हैं दो लिक्विड्स का, आइडियल सोल्यूशन अगर आप लेके बैठे हैं, तो जब आप उसकी वेपर्स को इकट्ठा करते हैं, फिर उसको आप कंडेंस करते हैं, तो फिर नई वेपर्स बनती हैं, फिर उन नई वेपर्स को आप कंडेंस करते हैं, फिर आप उसको वेपर लेके आते हैं, फिर उनको कंडेंस करते हैं, यानी ये प्रोसेस अगर आप बार बार कर रहे हैं, तो ऐसे में वो जो सिस्टम है आपका, कुछ स्टेप्स के बाद वो सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में एनरिच होता चला जाता है, और फाइनली आपको वो एक कंपोनेंट ही देखने को मिलता है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ करता है। समझो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए एक बर्तन ये है ना, उसके बाद एक बर्तन ये ले लिया, फिर एक बर्तन ये ले लिया, फिर एक बर्तन ये ले लिया। तो इसमें हो क्या रहा है मैं तुम्हें दिखाता हूं। इसमें हो ये रहा है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा पहला सोल्यूशन, अब इस सोल्यूशन में मान लीजिए मेरे पास एक ए और बी ऐसे, ठीक। तो अगर मान लीजिए सपोज हम ऐसे ही कर रहे हैं, सपोज ए इज मोर वॉलेटाइल, तो अगर ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो सर वेपर फेज में ए ज्यादा होगा बी कम होगा। मानते हो बात को? अब आपने क्या किया, इनकी वेपर्स को उठाया यहां जमा दिया। जब आप इनकी वेपर्स को यहां जमाएंगे तो यहां क्या आएगा सर, जब आप इनकी वेपर्स को यहां जमाएंगे तो दो ए और बी जम जाएंगे। बिल्कुल सही। अब क्या होगा सर, अब फिर से वही है सर, ए ज्यादा उड़ता है तो ए और ज्यादा उड़ेगा। अब फिर इसको जमा दिया ऐसे, अब यहां क्या हुआ सर, यहां ए ज्यादा आएगा सर। अब जब उड़ेगा तो ए ज्यादा उड़ेगा सर, तो ये ए ज्यादा उड़ रहा है। फिर इधर आते हैं, इसको यहां जमा दिया तो यहां फिर से वही ए ज्यादा आ गए, यहां ए और ज्यादा आएंगे। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि ए इज मोर वॉलेटाइल, तो अब ये सिस्टम जो है धीरे 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 जाने के बाद आपको क्या दे देगा, जाने के बाद आपको लगभग लगभग सिर्फ ए ही देखने को मिलेगा, प्योर ए। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है जो आइडियल सॉल्यूशंस फॉलो कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है इसको समझने का, दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए मैं कॉम्पोजिशन प्रेशर कर्व लूं, तो उस कॉम्पोजिशन प्रेशर कर्व में अगर आप ध्यान से देखें तो ये कर्व कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये ज्यादा वेपर प्रेशर वाला, यानी ये ए जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और ये बी, ठीक है। और जहां तक सवाल है, ये कॉम्पोजिशन है, ये एक्स से, तो अगर जैसे यहां पर भी सवाल में भी देखो यही बनाया गया है, सवाल में भी इसी तरह से रखा है कि मान लीजिए हमारा ये हमारा टेम्परेचर कॉम्पोजिशन कर्व, दिस इज टेम्परेचर कॉम्पोजिशन कर्व। इसी तरह से आप प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व भी बना सकते हैं जो हमने बनाया, या यही जैसा लेना चाहे ले सकते हैं। तो अगर आप यहां पर भी अगर आप देखें तो होगा क्या कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का लिक्विड ले लिया जाए, मान लीजिए ये हमारा वेपर फेज हो गया, ऊपर टेम्परेचर अगर ज्यादा है, मान लीजिए टेम्परेचर ले लेते हैं, और ये हमारा कॉम्पोजिशन हो गया, तो ये नीचे हो गया हमारा लिक्विड।
तो ऊपर वेपर है, नीचे लिक्विड है, दिस इज वेपर प्लस लिक्विड। तो अगर आप किसी भी एक कॉम्पोजिशन की बात करें, लिक्विड का कोई भी एक कॉम्पोजिशन ले लें, तो लिक्विड का कॉम्पोजिशन मान लीजिए आपने ले लिया, या फिर ऐसे लेते हैं, ये हमारा वेपर प्रेशर ले लेते हैं, यहाँ हमने प्रेशर ही मेंशन किया ना, तो ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं ले रहा है, वेपर प्रेशर ले रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो वेपर प्रेशर है, ये पॉइंट जो है आपका लिक्विड के कॉम्पोजिशन को लिया, लिक्विड के कॉम्पोजिशन से ये थोड़ा सा कर्व जो है ना बहुत फ्लैट बन रहा है, इसको एक बार जरा और अलग तरह से बनाते हैं। ये एक्स और वाई यानी लिक्विड फेस का कॉम्पोजिशन और वेपर फेस का कॉम्पोजिशन, ये आपका वेपर प्रेशर। तो ये मान लीजिए हमारा बी है, ये प्योर ए का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यानी किसी भी पॉइंट की अगर बात करें, मान लीजिए इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट पर जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, ये आप समझिएगा जरा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे आप किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट तक पहुंच सकते हैं, आपकी वेपर्स में वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा जैसे से आप आगे बढ़ें। यानी जैसे ऐसा हो गया, ये हमारा अगर वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये मान लीजिए हमारा लिक्विड फेज है, ये हमारा वेपर फेज है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए भाई मुझे बताइए कि इस कॉम्पोजिशन के लिक्विड की सिचुएशन क्या है, तो मैंने कहा इस कॉम्पोजिशन पर लिक्विड का प्रेशर जो है वो ये वेपर प्रेशर। तो वेपर्स का कॉम्पोजिशन कैसे निकालता है, उसी को पैरेलल आगे बढ़ाया, तो जो वेपर वाली लाइन है जहां वो कट कर रहा है, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर। फिर आपने इन्हीं वेपर्स को कंडेंस कर दिया, तो यही कॉम्पोजिशन अब लिक्विड का बन जाएगा, ये हमने ऊपर बढ़ा दिया। फिर वो वेपर कौन सी बनेगी, उसको पैरेलल बढ़ा दिया, ये वेपर का कॉम्पोजिशन, ये लिक्विड का कॉम्पोजिशन, फिर ये नई वेपर का कॉम्पोजिशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कर क्या रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का आपने लिक्विड सिस्टम लिया, मान लीजिए एक्सए की वैल्यू ये, ठीक, तो अब वेपर फेज में एक्स ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपने इसी वेपर प्रेशर को पैरेलली आगे बढ़ाया और वेपर की लाइन को कट किया। तो जहां पर भी आपने वेपर की लाइन को कट किया उसके नीचे जो भी कॉम्पोजिशन है वो वेपर का कॉम्पोजिशन है, और वो वेपर का वो कॉम्पोजिशन है जो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जितना लिक्विड का ये कॉम्पोजिशन। यानी लिक्विड का जो कॉम्पोजिशन है जो वेपर प्रेशर दे रहा है, उस वेपर के प्रेशर से जो वेपर का कंपोजिशन आ रहा है वो वेपर की लाइन को नीचे बढ़ा के निकाला जाएगा। फिर आपने क्या किया, उन वेपर्स को कंडेंस कर लिया, तो जो वेपर का कंपोजिशन है अब वो नए बर्तन के लिक्विड का कंपोजिशन बन जाएगा। तो नए बर्तन के लिक्विड का कंपोजिशन मतलब यही वाला कंपोजिशन अब आपका ऊपर वाली लाइन बढ़ाकर आपने लिक्विड का कंपोजिशन बोल दिया। अब आप उस लिक्विड के वेपर का कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, तो आपने फिर वही पैरेलल लाइन आगे बढ़ाई और इस वेपर को कट किया और वेपर को नीचे बढ़ा दिया। जैसे आप नीचे गए आपको वेपर का कंपोजिशन मिल गया। अब इस वेपर को आपने फिर से कंडेंस किया तो उसने फिर से लिक्विड बना दिया, अब ये लिक्विड का कंपोजिशन बन गया, फिर वेपर का कंपोजिशन बन गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं आपको ये सिस्टम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में एनरिच होती हुई दिखाई दे रही है, एंड दैट इज ए। आप देख रहे हैं इस जगह पर एक वेपर का कंपोजिशन क्या होगा, आप जरा सोचिए, इस पॉइंट पर वेपर का कंपोजिशन क्या है, ये आपका वेपर का कंपोजिशन, ठीक। फिर आपने ये नया लिक्विड लिया, इस नए लिक्विड से जब आपने नई वेपर बनाई तो वेपर का कंपोजिशन क्या है, ये देखिए ये आ गया। और इस वेपर में मेजरली कौन है सर, देखिए ए के रेस्पेक्ट में आप एनरिच होते चले जा रहे हैं, यानी लास्ट में आपके आपके बर्तन में आपको मेजरली क्या मिलेगा, ए। एंड दिस इज सिंपल डिस्टिलेशन जो कि आइडियल सोल्यूशन शो कर सकते हैं। यानी आइडियल सोल्यूशंस के अंदर ये खूबी है कि वो डिस्टिलेशन प्रोसेस शो करते हैं और वो सिस्टम डिस्टिलेशन के दौरान कई स्टेप्स के बाद किसी एक कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में एनरिच होता चला जाता है, और वो कंपोनेंट होता है जिसका वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पर दूसरे कंपोनेंट से ज्यादा होता है। तो इफ ए इज मोर वॉलेटाइल तो आपको धीरे धीरे ए ही ज्यादा देखने को मिलेगा और धीरे धीरे करके आपको प्योर ए मिल जाएगा। दिस इज आइडियल सिस्टम।
दिस इज नोन एज डिस्टिलेशन। लेकिन तुमने सुना होगा हमारा एक एजियोट्रॉपिक सिस्टम भी होता है। उस एजियोट्रॉपिक सिस्टम के साथ बुराई क्या है कि एजियोट्रॉपिक सिस्टम एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के बाद फर्दर डिस्टिलेट किया ही नहीं जा सकता, फर्दर और प्यूरिफाई किया ही नहीं जा सकता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये कि मान लीजिए मैंने एक आइडियल एक नॉन आइडियल सिस्टम लिया, कोई भी डेविएशन ले लेते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव डेविएशन ले लिया, तो अब वो पॉजिटिव डेविएटेड सिस्टम मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव डेविएटेड सिस्टम, तो अब ये भी वही है सर, ये देखिए ये लिक्विड वाली लाइन हो गई, ये वेपर वाला कॉम्पोजिशन। अब आपको ये इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, लिक्विड है ये वेपर, ठीक। तो ये लिक्विड ये वेपर, ठीक। अब जरा देखिए जरा क्या होगा सर। एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन का आपने सिस्टम ले लिया, मान लीजिए मैंने इस कॉम्पोजिशन का लिक्विड ले लिया, इस कॉम्पोजिशन का मैंने लिक्विड ले लिया, ये कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो बताइए उस लिक्विड के कॉम्पोजिशन पर जो वेपर्स होंगे उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा सर? उनका कॉम्पोजिशन उसी को पैरेलल बढ़ा के ये निकल आया कॉम्पोजिशन, ये आ गया। दिस विल द ये एक्स है सर, ये वाई हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो वाई कॉम्पोजिशन है, इसी कॉम्पोजिशन को आपने फिर से लिक्विड बना दिया, तो अब वो लिक्विड का नया कॉम्पोजिशन बन गया, यानी यही कॉम्पोजिशन अब फिर से लिक्विड का बन गया। ये लीजिए लिक्विड का बना दिया। अब उस लिक्विड के नया वेपर जो बनेगी उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा सर? वो इसको लिक्विड वाली वेपर वाली लाइन को कट करके पता चल जाएगा। ये देखिए सर, ये आपका नया वाई डैश आ गया सर, ये देखिए। अब इन वाई डैश को आपने फिर से कंडेंस किया तो वो लिक्विड का कॉम्पोजिशन बन गया, फिर 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 बन गया, बात खत्म हो गई सर। अब आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते सर, आप समझ रहे बात को? इसके आगे आप नहीं जा सकते। यानी इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन से ज्यादा अब आप इसको और जो है प्यूरिफाई नहीं कर सकते। एंड दिस कॉम्पोजिशन इज एजियोट्रॉपिक सिस्टम, दिस कॉम्पोजिशन इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कॉम्पोजिशन। अब ये सिस्टम ऐसी कोई ये कहे कि नहीं सर आपने यहां से क्यों शुरू किया, हम तो ये कॉम्पोजिशन लेके स्टार्ट करते, कर लीजिए आप ये कॉम्पोजिशन लेके स्टार्ट करते तो आप फिर यहां होते, फिर वेपर का ये होता, फिर लिक्विड का ये होता, फिर वेपर का ये होता, फिर लिक्विड का ये होता, फिर वेपर का ये होता, लिक्विड। आना आपको वहीं, आपको जो करना है आप कर लीजिए, आपको जहां से भी चलना है आप चल लीजिए, पहुंचना आपको इसी कॉम्पोजिशन तक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब लिक्विड को आप जो दो लिक्विड्स मिला रहे थे, वो दोनों लिक्विड्स को मिलाने के बाद आप कोई भी कॉम्पोजिशन ले लीजिए सर, इथेनॉल इतना ले लूंगा, पानी इतना ले लूंगा, जो लेना ले लो, जितना लेना ले लो, लेकिन जब आप उसको डिस्टिलेशन करना शुरू करेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इथेनॉल और पानी 96% और 4% से ज्यादा प्योरीफाई हो ही नहीं सकता सर। अब जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर जिस कॉम्पोजिशन का नीचे है उसी कॉम्पोजिशन का वो मिक्सचर वेपर फेज में भी नजर आएगा, यानी जो नीचे वही ऊपर। अब आप कंडेंस करेंगे तो वही दोबारा आ जाएगा, फिर नीचे वो ऊपर, फिर आप कंडेंस करेंगे वही दोबारा आ जाएगा। यानी उस टाइम के बाद वो सिस्टम आपको एक प्योर लिक्विड जैसा बिहेव करता हुआ नजर आएगा, एक प्योर लिक्विड जैसा कि जो नीचे का कॉम्पोजिशन वही ऊपर का कॉम्पोजिशन। अब आप इससे ज्यादा इसको और फर्दर डिस्टिलेट नहीं कर सकते। सो जो एजियोट्रॉपिक सिस्टम है, उस एजियोट्रॉपिक सिस्टम के साथ यही बोला जाता है, जो लार्जली पॉजिटिव डेरिवेटिव या नेगेटिव डेरिवेटिव सिस्टम है, उनका एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन अटेन होने के बाद उनको फर्दर और सेपरेट नहीं किया जा सकता, एंड दैट कॉम्पोजिशन इज एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस बहुत क्लैरिटी देता है हमारे इन बातों को समझने के लिए। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। A dilute solution contains 1 kg contains n moles of solute A in 1 kg of solvent। अच्छा, और ए हमारा डाइमर बनाता है, हमें इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। अच्छा, तो यानी अल्टीमेटली मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर मुझे Kc चाहिए तो इट शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ A2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। यानी मुझे A2 और A का अगर कंसंट्रेशन पता चल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसका आपने 1 मोल n मोल्स लिए हैं तो एक इक्वेशन बनाते हैं सिंपल, 2A इज इन इक्विलिब्रियम विद A2, और इसके आपने n मोल्स लिए हैं तो ये हो जाएगा n1 माइनस अल्फा एंड दिस इज n अल्फा बाय 2। क्लियर है? ये अगर मुझे अल्फा पता चल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, केसी निकल आएगा। एन समझ रहे बात को? तो एन के टर्म्स में आंसर बताना ही है, अल्फा और बता दीजिए, खत्म हो गया सवाल सर। ये सिर्फ देखने के लिए डरा रहे थे आप, कुछ भी नहीं है सवाल में। यानी अगर मैं डेल्टा टी की बात करूं तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होगा सर? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू
आई, और आई की वैल्यू कितनी होगी सर, डाइमराइजेशन का केस है, कितनी बार बताएं, आई की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाई 2 होगी इंटू के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी कितना है, एन मोल्स को 1 किलो के अंदर डाला गया है, दैट इज एन बाय 1। सर बड़ा खूबसूरत तरीके से अल्फा की जो वैल्यू है वो निकाली जा सकती है। अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही, पहले इसको तमीज से लिखेंगे भाई, जल्दबाजी में गड़बड़ ना हो जाए। तो जो हमारी इक्वेशन है वो है डेल्टा टी बी अपॉन एन के बी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू एन के बी माइनस डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय एन के बी। सही कर रही है, ठीक, इससे अल्फा आ जाए। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स एन के बी माइनस डेल्टा टी बी अपॉन एन के बी, ये हमारा डेल्टा। बस खत्म हो गया सर, अब तो कुछ नहीं करना है, अपने आप सॉल्व करना भाई। के सी की जो वैल्यू है वो है एन अल्फा बाय 2 अपॉन एन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो सर अब आपको अल्फा की वैल्यू पता चल गई है, अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिएगा, थोड़ा सा जोर लगाइएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। मुझे लगता है कि सवाल को किया जा सकता है। तो थोड़ा सा एक बार जो है इसको समझने की कोशिश करो और एक बार जरा चेक करो, है ना, आंसर आता है कि नहीं, एक बार चेक भी करके देख लो। कर लोगे इसको सॉल्व भाई, जो भी है अब इसको सॉल्व करके देखना, आंसर इन्हीं में से कुछ होगा, मुझे आंसर एग्जैक्टली पता नहीं, तो इन्हीं में से एक बार कैलकुलेट करना कहो तो करके देखते हैं एक बार। इसी को अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएं तो ये क्या निकल के आएगा, एन नीचे बचेगा तो यह आ जाएगा अल्फा अपॉन एन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यही आ रहा है। और ये 2 भी आएगा ना, ये 2n। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एक बार के सी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2n 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, के सी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2n 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। सही कर रहे हैं, ठीक। और जो अल्फा की वैल्यू है वो बड़ी खतरनाक है, अल्फा की जो वैल्यू है वो है 2 टाइम्स एन के बी माइनस डेल्टा टी बी। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एन के बी माइनस डेल्टा टी बी अपॉन एन के बी अपॉन 2n 1 माइनस दिस। तो ये हो जाएगा एन के बी माइनस डेल्टा टी बी अपॉन एन के बी। बड़ा खतरनाक है भाई, 2 इंटू एन के बी माइनस डेल्टा टी बी अपॉन, ये एन के बी ऊपर चला जाएगा एक, है ना, और नीचे बचेगा आपका 2n, और यहाँ क्या बच रहा है,
एन के बी माइनस 2 एन के बी, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी माइनस एन के बी का स्क्वायर, नहीं 2 आएगा ना, 2 डेल्टा टी एन के बी का स्क्वायर, तो ये वाला एन एन 2, तो ये आ जाएगा, पता नहीं क्या आएगा, के बी इंटू एन के बी माइनस डेल्टा टी बी अपॉन 2 डेल्टा टी बी माइनस एन के बी का स्क्वायर। ये केसी एक बार भाई तुम लोग खुद भी सॉल्व करके देखना, हमारा कोई आंसर मैच कर रहा है क्या। के बी एन के बी माइनस डेल्टा टी बी, के बी एन के बी माइनस डेल्टा टी बी, यहाँ तक तो आ रहा है। फिर नीचे क्या आ रहा है, 2 डेल्टा टी बी माइनस एन के बी, 2 डेल्टा टी बी माइनस एन के बी का स्क्वायर। हाँ, तो ये आ रहा है क्या। तो इसको तुम भी करके सॉल्व करके देख सकते हो ना, तो सॉल्व कर लोगे तो मतलब सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन फिर वही है कि सवाल ऐसा लग रहा है ऐसे छोड़ देंगे, कर नहीं पाएंगे क्योंकि लेंदी लग रहा है, कुछ कुछ ऐसे करके तो किया जा सकता है ना, तो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ और है सवाल जो तुम्हें करने के लिए दे देता हूं मैं ना, इनकी प्रैक्टिस करो, सवाल आसान है। एक आध सवाल और देख लेते हैं जरा जल्दी से। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट MCl2, बड़ा अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल एकदम। MCl2, तो जब ये डिसॉल्व करेगा तो M और 2 Cl बनेंगे, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो सल्यूट के टोटल मोल्स होंगे वो 3s होंगे, तो फिर तो सवाल खत्म हो गया, क्योंकि हमें पी नॉट माइनस पी एस, हमें रिलेटिव लोवरिंग से मतलब नहीं है भाई कहीं पर भी, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। पी नॉट हमें सवाल में दे रखा है, कितना है 31.82, 31.82 माइनस 31.78 डिवाइडेड बाय 31.78 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट हो जाएंगे S प्लस 2S दैट इज 3S अपॉन वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो 1 मोल की बात करेंगे, तो ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएंगे 1000/18 है ना, क्योंकि पर लीटर की बात करते हैं, पर लीटर मतलब 1 किलो सॉल्वेंट हो गया, तो ये 1000/18 पानी की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, जरा देखो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या निकल के आती है। हमें ये निकालना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो इससे सॉल्युबिलिटी निकल आएगी, इस सॉल्युबिलिटी को यूज करके हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कर लोगे, यानी इससे जो सॉल्व करोगे ना, इससे क्या निकल के आएगी, इससे सॉल्युबिलिटी आएगी, लेकिन आंसर सॉल्युबिलिटी नहीं है, आंसर हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जो MCl2 है, आप दिखाई दे रहा है आपको, जो KSP की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, KSP की वैल्यू आएगी M की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। M है S, Cl है 2S का स्क्वायर, दैट इज 4s3। तो यानी ये जो S निकल के आएगा यहां से, वो यहां पुट करके आपको KSP पता चल जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को उसने इस लिक्विड सोल्यूशन के साथ मिक्स किया। ठीक है ना, तो चलिए आज इतनी बात करेंगे, इसके बाद जो है कुछ सवाल तुम्हें करने के लिए दे देते हैं, आराम से तसल्ली से उनको सॉल्व कर लेना और आगे के चैप्टर्स की तैयारी करो, और इसके भी कुछ PYQs जो हैं उनको जरूर लगाओ। हमने इसमें 2-3 PYQs ही लिए होंगे, कुछ पुराने PYQs भी लगाने की कोशिश करो, क्योंकि इस चैप्टर में आप थोड़ा सा और डेप्थ में जा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आप सवाल सारे तरह के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, आप दिमाग लगाएंगे तो सवाल कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।